बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल के एपिसोड नंबर 8। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं किसकी तरफ। जीमल कहाँ है? इसने बिना किसी लचक के रुककर सवाल किया। कबीर इसके नज़दीक पहुंच गया, जबकि सोच में पड़ गया कि जीमल को तो इसने भी कई दिनों से नहीं देखा। लाख लानत पर ताड़ी ज़िंदगी जिते तुझे कई दिनों तो जीमल ही नहीं देखी थे। घर में ही होगी। वो घर में नहीं है, सलार जब्त से बोला। तो तुम इसे यहाँ कहाँ ढूंढने आए हो? कबीर ने पूछा। जो मेरा शक है कबीर, अगर वो सच निकला तो यकीन मानो इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। उंगली उठाकर वो सुर्ख आंखों से कबीर को ऐसे बोला कि परीक्षा और नैन तो खौफजदा ही होगी। सलार को कहाँ कभी देखा था ऐसे? सलार कुछ बोलने से पहले इसके वहाँ से आ गया, अफशीन के कमरे की तरफ आ गया। सलार, ये गैर इखलाकी हरकत मत करो। अगर जीमल ना हुई यहाँ तो वाकई हंगामा उठ जाएगा, कबीर ने गुस्से से कहा। सलार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसे किसी की परवाह नहीं थी, किसी की मतलब किसी की भी नहीं। वो अफशीन के रूम के बाहर आया, दरवाज़ा धड़ से खोला। ये पोर्शन बिल्कुल अलग था, खासकर अफशीन का। तभी लोग वहाँ वगैरह का कुछ खास ख्याल कहीं रखती थी वो, और यहाँ कोई आता भी नहीं था। दरवाज़ा एकदम खोलने से सिकंदर की आंख सबसे पहले खुली। सलार को देखकर उसको हैरानगी हुई, मगर गुस्सा एकदम भड़क उठा। ये क्या बेहूद किया? वो चिल्लाए। इनके चिल्लाने से अफशीन भी उठ गई। अपनी बीवी से पूछा मेरी बीवी कहाँ है? सलार जब्त का मुजाहरा करते पूछने लगा। क्या बोला सलार और कबीर? तुम भी इसके साथ आ गए? हमें क्या पता तुम्हारी बीवी कहाँ है? सिकंदर बिस्तर छोड़कर उठे तो चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। सलार पल में अफशीन तक पहुंच गया, जबकि कबीर इसको रोकना चाहता था। नैन और परीक्षा भी पीछे खड़ी थी, इसका पागलपन देख रही थी। मैं पूछ रहा हूँ जीमल कहाँ है? वो एक एक लफ्ज़ को चबाता हुआ बोला, जबकि जुनून ऐसा कि सब कुछ तहस नहस कर देगा। सिकंदर का मीटर घूमा। अपनी गंदी बीवी ने देख मीटर बाद च घुमावी लानती आ, टब्बर ही गंदा इकट्ठा किता पे। सलार, दफ़ा हो जाए यहाँ से। जब तक ये नहीं बताएगी जीमल का है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सलार ने आंखें निकाल कर कहा। मुझे क्या पता मनहूस का? अफशीन ने साफ इनकार किया, जबकि सलार आपे से बाहर हो गया। नहीं बताओगी? ठीक है। इसने इधर उधर से सारा सामान उठाकर ज़मीन बोस करना शुरू कर दिया। आवाज़ उठाकर दीवार पर दे मारा, जबकि अफशीन, नैन और परीशे की चीखें निकल गई। सलार, कबीर ने इसको पीछे खींचा। मेरी बीवी कहाँ है? यहाँ मैं किसके पास छोड़कर गया था इसे? सलार, मुर्तज़ा की ये औकात है कि 3 दिन से इसकी बीवी को किसी ने नहीं देखा? वो इसका हाथ झटकता मार देने के दर पर था। कबीर को शर्मिंदगी हुई। मगर इस बात का ये मतलब नहीं तुम अफशीन चची के साथ इस तरह रवैया करो, कबीर ने इसे एहसास दिलाया। ये औरत बताएगी मेरी बीवी कहाँ है। वो आवाज़ तोड़कर उसका एक टुकड़ा लेकर अफशीन पर इससे पहले चढ़ता, सिर्फ डराने के लिए कि अफशीन चीखने लगी। अदील के कमरे में, अदील के कमरे में। वो चिल्लाई। सब हैरान रह गए, जबकि सलार वहीं आवाज़ फेंक कर बाहर भागा था। अंधेरे में डूबा कमरा। इसकी हालत ऐसी थी कि इसका वजूद के एक हिस्से में किसी ने आग भर दी थी। लात मारता इसने दरवाज़ा खोला। कमरे में कब्र का सा अंधेरा था। इसने लाइट चलाना चाही तो अंदाज़ा हुआ यहाँ की बिजली बंद की गई है। इसने सब चीज़ें फेंक कर इसे पुकारा तो आवाज़ में तड़प थी। जीमल, वो बेचैनी से बोला, मगर जवाब नहीं मिला। इसने मोबाइल की टॉर्च मारी। वो फर्श पर पड़ी थी, जबकि इसके जिस्म पर अफशीन के पुराने कपड़े थे। सलार दीवानों की इसी तरह इस तक पहुंचा। जीमल इसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए उसको पुकारने लगा। जीमल, वो रुक गया। इसकी धड़कनों को महसूस करने लगा। इसको इस मनहूस जगह से उचक कर लेकर वो बिना किसी को देखे बाहर दौड़ा। जब वो घर की तरफ दाखिल हुआ तो इसके भागने से मदीहा भी उठ चली गई थी। इसको आते देख वो परेशान होगी, जबकि इसके पीछे कबीर रोती हुई, नैन और परीशे समेत परेशान से सिकंदर भी थे, जबकि सलार सीधा अपने पोर्शन में चला गया था। क्या हुआ? मदीहा ने कबीर का बाजू पकड़ा। वो जो नहीं होना चाहिए था। कबीर शर्मिंदगी की इंतहा पर था। इतने शोर में मुर्तज़ा भी उठ गया, जबकि परीशा ने आरिस, नैन और अमल को भी उठा दिया। आरिस ने सर थाम लिया। इतनी बड़ी गलती इन सबसे कैसे होगी? मम्मा, आपको तो ख्याल रखना चाहिए था। आरिस ने माँ की तरफ देखा। बेटा, मेरी गलती है। मदीहा को महसूस हो रहा था इस वक्त इनका बेटा किस कदर बदगुमान हो गया था। वो सब कैसे ये कोताही बरत गए थे, वो भी इस रिलेटेड रिश्ते के साथ। वो सब ऊपर आए तो जीमल बेड पर लेटी थी, होश से बेगाना, जबकि सलार फ़ोन पर किसी से धाड़ा था। मैंने तुम्हें कहा तुम भले पूरा अस्पताल लेकर मेरे पास पहुंचो, मुझे 5 मिनट में तुम यहाँ चाहिए। वो धाड़ा। जी सर, अगली तरफ से जवाब मिला। उसने सेलफोन इतनी शिद्दत थी गुस्से के बंद करने की बजाय दीवार पर मारकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो जीमल की तरफ मुड़ा। साफ नजर आ रहा था सब घर वाले ऊपर आ चुके, मगर किसी में इससे बात करने की जरूरत नहीं हुई। सलार ने जीमल का हाथ अपने हाथ में ले लिया। आई एम सॉरी, वो एक ही लफ्ज़ बार बार बोले जा रहा था। आई एम रियली सॉरी। वैसे दूर फिटे मुँह तो तेरे थे भी है ना, उन्हें छड़ के चला गया, लेकिन बस घर वाले तो बाहर करके चला गया, घर वाले ख्याल रखेंगे। इसने फिर से कहा। तभी इसका पिया भी आ गया। डॉक्टर्स की ऐसा लग रहा था पूरी फौज आ गई। सब घर वाले एक तरफ हो गए। सलार भी उठ गया। डॉक्टर जीमल को चेक करने लगे और जल्दी इन्होंने सलार के कमरे को हॉस्पिटल बना दिया। जीमल को ड्रिप्स लग गई, जबकि कुछ और भी इंजेक्शन लगे। शदीद जहनी दबाव का शिकार है और 2 दिन से कुछ न खाने के बायस बेहोश हो गई। डॉक्टर ने सलार की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ा था। ठीक हो जाएगी? इसने बस ये सवाल किया। ऑफ कोर्स सलार, बट इनको खुश रखें। आपकी वाइफ कमज़ोर है काफ़ी, दिल की भी और जिस्म की भी। अंदर वीकनेस है और इसके अलावा किसी खौफ का शिकार भी लगती हैं। आप किसी साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो डॉक्टर ब्रीफिंग से बोला। सलार फिर भी चुप रहा, जबकि पीए ने दवाइयों का पर्चा पकड़ लिया।
घंटा पर डॉक्टर इसका इलाज करते रहे। हालांकि वो तो 15 मिनट में नॉर्मल हो गई थी, मगर सलार ने घंटा पूरा इन सब पर रखा था और घंटे बाद डॉक्टर चले गए। घर वालों के शर्म से चेहरे मजीद शर्मिंदगी से झुक गए। मुर्तज़ा ने मजीहा को खा जाने वाली नज़रों से देखा, जबकि वो तो रोने लगी थी। सोफिया तंजीला का भी यही हाल था, जबकि शहाब और वजाहत ने भी इन दोनों पर गुस्सा किया। सभी अपनी अपनी जगह शर्मिंदा थे। कोई ऐसे 3 दिन तक जीमल को भूल गए थे। मुर्तज़ा कमरे में वैसे लाख दिलाना तड़े सारे यहाँ देते। सलार अपने पिए को कुछ हदायत दे रहा था, शायद कहीं जाने की बात कर रहा था। पिए सारी लाकर बाहर निकल गया, जबकि मुर्तज़ा ने इसके शाने पर हाथ रखा जिसे इसने झटक दिया। मुर्तज़ा मुस्कुरा दी, उसके शाने पर फिर से हाथ रखा जिसे सलार ने फिर से झटक दिया और चलता हुआ जीमल के पास आ गया। जीमल के वजूद पर अफशीन के कपड़े आग लगा रहे थे। बस नहीं चला था किसी का लिहाज के बिना सारे कपड़े फाड़ कर आग लगा दें और वही आग अफशीन में भी लगा दे, मगर वो जब्त किए चुप था। वरना सभी जानते थे सलार सिर्फ हंगामा करना जानता। यार नाराज़ हो? इसके पास आकर वह जीमल से ज़रा दूर बेड पर बैठ गए। सलार कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। है हमारी गलती, चल गुस्सा थूक दे। उसके चेहरे को दोनों हाथों में पकड़ कर इसे प्यार से समझाने लगे। सलार पिस भी कुछ नहीं बोला, नजर झुकाया वो दांत पर दांत चढ़ाए बैठा रहा। मेरा शहजादा इतने गुस्से में है, वो हंसती है। अच्छा भाई तुम्हारी रुखसती करते हैं, ठीक है, अब तो खुश हो जाओ। वो इसके लाड उठाने लगे। सलार फिर भी चुप रहा। कबीर आगे बढ़ा और इसके शाने पर हाथ रखना चाहा, जबकि सलार ने इसका हाथ झटका। अगर मुझसे बकवास की तो गर्दन उतार दूंगा। उधाड़ा कबीर पर। यार मैं जानता हूँ बहुत बड़ी गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। कबीर ने ज़बरदस्ती इसके शाने पर हाथ रखा। सोतेला हूँ मैं? वो मुर्तज़ा को देखता चिल्लाया। मुर्तज़ा के रंग उड़े थे बैठे बैठे। बता दे मुझे, मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। वो धाड़ा, जबकि मुर्तज़ा ने पहली बार अपने हाथ पैर कांपते महसूस किए। ये बकवास तुम्हें किसने कही है? वो खुद पर कंट्रोल करते बोले। नज़र आ रहा है मुझे, सलार मुर्तज़ा की बीवी है ये बाबा, सलार की, जिसके 3 दिन यहाँ ना होने से आप में से किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो गई कहाँ। वो बेड पर मुक्का मारता बोला। बेटा प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, मदिया रोती हुई बोली। सलार ने माँ की तरफ देखा। मेरी मामा है आप, और आप मेरी ज़िंदगी से गाफिल हो गई। प्यार करता है आपका बेटा इससे, और इतना कि अगर अफशीन का कत्ल कर दूँ तब भी अफसोस नहीं होगा मुझे। और मैं ये बात वाज़ेह सबको बता रहा हूँ, जीमल के उठने के बाद मैं इससे सब उगलवा लूँगा, और जितनी बार अफशीन ने मेरी बीवी को डरागा मैं इतनी बार इसको अजियत दूँगा। वो गुर्रा कर बोलता सबको गए चुप कर आ गया। आज इसने महसूस किया था वो जीमल के लिए लापरवाह बिल्कुल नहीं था, और शायद पसंद आज वाज़ेह इजहार मोहब्बत में बदल गई थी। इसने सबको चुपचाप और शर्मिंदा देखा और ख़ुद भी चुप हो गया। इसे तो नैन और परीशा आयत अमल सब पर गुस्सा था। कितनी मोहब्बत थी इसे सबसे, और इसके मामले में इतनी लापरवाही बरती की। बस नहीं चला था वो क्या कर डाले। भैयू प्लीज़ यार आप माफ़ कर दें। जैन इसके पास आकर बैठ गया। इसने जैन को पुरशिका निगाह से देखा। अच्छा चाहें तो थप्पड़ लगा दें, जैन ने कहा, और शर्मिंदा था बहुत। आरिस भी आ गया। भैयू नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, हम भाभी का खुद से ज़्यादा ख्याल रखेंगे, प्लीज़ गुस्सा थूक दें, आरिस ने कहा। सलार चुप हो गया। इसके लिए सब अहम थे, मगर जीमल सबसे ज़्यादा थी। अच्छा ठीक है जीमल बेटा, होश में आएगी तो हम खुद इससे माफ़ी मांगेंगे, और मैं ख़ास कर मांगूंगा क्योंकि मैं ही इस घर में लाया था। मुर्तज़ा की बात पर सलार ने तिलवा कर इनकी तरफ देखा और एकदम इनके हाथ पकड़ लिए। मुर्तज़ा साहब, इस दुनिया में किसी की इतनी अहमियत नहीं जितनी आपकी और मामा की है, और आप माफ़ी मांगेंगे? बेज़मीर और बगारत नहीं हूँ मैं। वो तब कर बोला। और मुझे ऐसी बातें करके टीज़ करना बंद करें। वो उनकी चालाकी समझ रहा था, वो हंस दिया। चल मेरा बेटा मुस्कुरा दे अब, इन्होंने कहा तो वो एकदम गुस्से से इन्हें देखने लगे। मैं बच्चा नहीं हूँ डैड, जैसे आप मुझे ट्रीट करें। पाँव पटक कर बोला। मेरा तो बच्चा है ना, हम बहुत शर्मिंदा, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सच है। मुर्तज़ा बोले तो कबीर ने हाँ में लाई, जब गल के सब ने सोचूंगा, वो इतरा कर बोला और हंस दिया, जबकि इसके हंसने पर सब रिलैक्स हुए थे। मगर सोचने की सूरत यह कि अफशीन मेरी बीवी से माफ़ी मांगेगी। वो सपाट लहजे में बोले, संजीदगी से बोला। मैं मंगवाऊंगा बेटा, अपने पागलपन में इसने नीच हरकत की है। सिकंदर आ गया है हाथ जोड़कर। सलार ने ज़िद्दी लहजे में इनकी तरफ घूर कर देखा। हाथ जोड़कर, सिकंदर ने मध्यम आवाज़ में इसकी बात मानी थी। सलार चुप हो गया, गहरा सांस भरा। चारों लड़कियां शर्मिंदा सी थीं। सलार ने इन सब की तरफ नहीं देखा। आपने कुछ देर पहले रुखसती की बात की है, इस पर कायम रहेंगे आप? सलार ने जल्दी से इस वक्त बात बनाने की ठान ली। मौका परस्त है सलार। मुर्तज़ा नफ़ी में सर हिलाते उठे। ये गलत है, जो आपने कहा वो पूरा करें। सलार ने इनका हाथ पकड़ लिया, जबकि इन्होंने इसका शाना थपथपाया। जो तुम चाहो वही होगा, तुम चारों मेरा सुकून हो। इसके चेहरे को प्यार से छूकर बोले सलार मुतमिन हुआ। मैं अपने साथ रखूँगा जीमल को, इसने कहा। कनखियों से इन्हें देखा। ज़्यादा नहीं फैल रहे हो? मुर्तज़ा ने घुराई से इज्जत रास ही नहीं थी। यार बाबा निकाह में है वो मेरे, सलार ने कहा, जबकि सब देख रहे थे क्या चीज़ था वो, वाकई कभी धूप तो कभी छाँव। बेहया, बेहुदा, जलील, आवारा इंसान। मुर्तज़ा इसका हाथ छटक कर चले गए, जबकि सलार इनकी पुष्ट देखता रह गया। वो मुड़ा तो मदीहा को रोता देख दिल को कुछ हुआ, वो इनके पास आ गया। अब आप क्यों रो रही हैं? इसने पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा ये गलती कैसे होगी मुझसे, ये गलती नहीं, गुनाह है। मैं जीमल से हाथ जोड़कर माफ़ी। मम्मा, वो सख्ती से बोला। जीमल का ताल्लुक सिर्फ मुझसे, और यकीन माने इस बात का एहसास मुझे हो गया। मैं आप सब लोगों पर इसके नाम का प्रेशर अब डालूंगा भी नहीं। मेरे लिए एक बार की कोताही बहुत बड़ा सबक है, और आप सबका ताल्लुक मुझसे, और मेरे लिए मेरा हर रिश्ता हीरे की तरह कीमती है। इसने इनके आंसू साफ किए, जबकि मदीहा को इसकी बात पर और रोना है। सलार चुप हो गया। एक बारी धड़ दे तो बार करके देख ला, उनकी धड़े पीछे ब्यूटी मार दे। इसकी आंख खुली तो आंखों पर थकावट के आसार थे। ऐसा लग रहा था बहुत दिनों बाद उठी है।
इसने इटकी देखा और फिर नज़र पीठ मोड़े खड़े शख्स पर गई। वो खामोश नज़रों से उसको देखने लगी। दरहकीकत अब तक इसका दिमाग जागा नहीं था और ना ही पिक करा था कि कौन है। वो शर्टलेस था। जीमल खामोशी से देख रही थी। इसने नेवी ब्लू कलर की शर्ट उठाई और साथ ही कान में ब्लूटूथ लगा ली। हाँ, आज की शूटिंग कैंसिल कर दो, आज और कल मैं फ्री नहीं हूँ, वो बोलने लगा। जीमल का दिमाग जागने लगा। इसकी आंखें पहले तो हैरत से फैली। सर ज़रूरी है शूटिंग, इसकी डेट डिले नहीं कर सकते। दूसरी तरफ से जवाब आया, यार अभी मेरा मूड नहीं है, डायरेक्टर से मैं खुद बात कर लूँगा, रिलैक्स करो तुम भी। इसने अच्छे मूड में कहा और शर्ट अपने बदन पर चढ़ा रही, जबकि शर्ट के आगे से बटन बंद नहीं किया। जीमल एकदम उठ बैठी से समझ आ गई थी वो कहाँ है। इसने 1 मिनट में वहाँ इस बिस्तर से उठना चाहा, मगर इसके हाथों में ट्रिप्स लगी थी और बेबसी से इन्हें देखती रह गई। पीछे से हरकत के एहसास से सलार मुड़ा तो अपनी पैंट में बेल्ट डाल रहा था और यूँ ही मुड़ा और एक हुक में बेल्ट डालकर फिक्स की, जबकि शर्ट के बटन खुले छोड़े हुए जीमल को देखने लगा, जिसको देखकर आंखें जोर से भेज की सलार के चेहरे पर संजीदगी छा गई। 2-4 चमाट खाने की तर ये लड़की भी थी। ना जाने कल रात सबको वहाँ महसूस करके कैसे इसने इसके तन पर अफशीन के पुराने कपड़े बर्दाश्त किए थे। बस नहीं चला, उठा उठा कर पटक पटक कर अफशीन को मारे और जीमल के भी कान सुरख कर दे कि कोई इतना डरपोक हो सकता है। खैर, वो इसकी जिम्मेदारी थी जिसका ख्याल इसने खुद रखना था। जबकि जीमल को ने अपने लिबास पर अब तक तवज्जो नहीं दी। वो किसके ट्राउज़र शर्ट में है, शायद दे लेती तो वहीं बेहोश हो जाती। ओए होए। सरार इसके सामने आकर बैठ के और घूर कर इसको देखने लगा। इसने घड़ी में वक्त देखा। अभी 10 मिनट में सारे घर वाले ऊपर होंगे, क्योंकि ना मेरे घर वालों को अपने बेटे पर यकीन है और ना ही मुझे खुद पर, और कल रात के बाद तो बिल्कुल खुद पर यकीन नहीं रहा। तो बेहतर है कि उठकर अपना लिबास पहनो। वहाँ इस कैरी में तुम्हारे न्यू कपड़े हैं, बाकी हिसाब किसी अच्छी जगह पर होगा। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, ज़रूरी काम करने आऊँगा तो अपने साथ तुम्हें ले जाऊँगा। ये मत समझना मैं ज़्यादा देर के लिए अब तुम्हें कहीं छोड़ूंगा, ठीक है? वो इसके कान के करीब छुका, इसके शाने पर मौजूद तिल को घूरते हुए एक लफ्ज़ बोल रहा था। जीमल की निगाह अपने लिबास पर गई और अचानक इसकी चीख निकल गई। ओए होए। सरार अलबत्ता अपनी मुस्कुराहट का गला घोंटता इसके पास से उठ के अगर बैठा रहता तो जीमल वाकई गुजर जाती। वो ऐसा नहीं चाहता था। जीमल पत्ते की तरह कांपने लगी, होंक नज़रों से इसकी पुष्ट देखने लगी। ये आपने? वो कुछ बोलने के काबिल नहीं थी, जबकि चेहरा लाल टमाटर की तरह सुर्ख हो चुका था। हाँ, मैंने किया। तुमने इस डाइन के कपड़े पहने भी तो कैसे? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम देखना तो सही। वो फाड़ खाने को दौड़ा। ये आपने अच्छा नहीं किया। वो रोने लगी। दिल तो करा सबसे ज़्यादा बुरा तुम्हारे साथ करूँ, मगर क्या है ना, मैं मिजाज के लिहाज से ज़रा मुख्तलिफ सा बंदा हूँ, तो मैं तुम्हारी जान सूली पर लटका कर सुकून महसूस करूँगा। फिलहाल उठ जाओ। यूँ ही बैठी रही तो मेरा बाप मेरी गर्दन उतार देगा कि शादी से पहले मैंने तुम्हारे साथ। वो रुक गया, मानी खेरी से जीमल को देखने लगा, जबकि बहुत बढ़ा कर उठी और भागती हुई वॉशरूम में बंद होने लगी कि दरवाजे से ज़ोर से टकराई। सर एकदम इसकी तरफ बढ़ता कि जीमल ने खौफज़दा होकर दरवाज़ा खोला और अंदर गई, जबकि जाती ऐसे बौखलाई हुई थी कि एकदम गिर गई। अच्छा काम यह किया कि इसने दरवाज़ा लॉक कर लिया था। जीमल ठीक हो तुम? सलार हैरानगी से पूछने लगा। हंसिया लगा दी। पहले हंस लिया। वो भड़क कर बोली। ओए होए, बताता हूँ तुम्हें, बाहर तो निकलो। तुम मेरे सामने ज़ुबान फरफर आ रही है और वहाँ मरने के प्लान बना लिए थे। सलार भड़का, जबकि अंदर से आवाज़ नहीं आई। वह पलटा तो फर्श पर खून के कतरे देखकर एकदम माथे पर बल डले। अपनी घबराहट में इसने एहसास नहीं किया कि इसके हाथ में ड्रिप लगी और यूं ही भाग उठी थी। सलार ने ड्रिप बंद की और ख़ुद बाहर निकल गया, ताकि ना वो गिरे ना ही किसी चीज़ से टकरा कर बौखला कर खुद को नुकसान पहुँचाए। अरे वाह, मेरा बेटा इतनी जल्दी उठ गया। मदीहा ने इसको प्यार से देखा। वो शर्मिंदा भी थी इससे। सलार ने शाने उचका। एक्चुअली बाबा ने मेरी शादी का प्लान बना लिया, तो मैं ज़रा अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करना चाहता हूँ। आई शो यू डैड आई एम अ परफेक्ट मैन। वो इतरा कर बोलता चेयर खींच कर बैठ गया। सुबह जल्दी उठना परफेक्शन है? यकीन नहीं आ रहा, कबीर ने कहा, अखबार मुँह के सामने से हटाया। दोबारा लगा लो प्लीज़ इस अखबार को, सलार ने घूर कर कहा। भैया भाभी उठ गई, मैं ले आऊँ इन्हें? परीशा ज़रा हिचकिचाकर बोली। सलार ने इसकी हिचकिचाहट महसूस की। इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सब इसे ओवर पोजेसिव बिहेव दे। वो तो सबके साथ वैसे ही रहना चाहता था जैसे पहला था। बस इस हादसे से इसने खुद सबक सिखाया था कि जीमल को इसकी जिम्मेदारी है, जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता था। रिलैक्स होकर नाश्ता करो, खुद ही आ जाएगी, सलार ने लापरवाही से कहा। ले आती है ना परीशा, मदीहा भी बोली। मम्मा लंगड़ी नहीं है, चल सकती है वो। सलार हंसने लगा, जबकि पीछे से आती जीमल ये सुन चुकी थी। इसने भूख का शदीद एहसास हुआ, तभी वो नीचे आ गई। अब कन्फ्यूज़ हो रही थी। सलार की बात सुनकर इसने खपकी से इसको देखना चाहा, मगर देख ना सके। बहुत बुरी बात है सलार, मदीहा ने जीमल को इसके साथ बिठाते हुए गुस्से से कहा। वो तो मुझे पता है बुरी बात है, ऐसे किसी की मदहोशी का फ़ायदा उठाना। आधा फिक्र सबके सामने, जबकि आधा जीमल की तरफ झुक कर बोलता वो उसको मज़ीद घबराने पर मजबूर कर गया, जबकि खुद जैम स्लाइस पर लगा कर खाने लगा। बस इसे तंग मत करो। ओए होए, ऐसी गलत ने उन्होंने ख़त्म कर देना। लो, मैंने कब किया? वो चिड़ा। सलार अपना टेप रिकॉर्डर बंद करो। मुर्तज़ा ने इसको घूर कर देखा। आप तो बस ऐसे मुझे आंखें दिखाते हैं। वो नाराज़गी से बोला। टेबल के नीचे से जीमल का हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया। जीमल बिल्कुल इसकी तरफ हो गई। इसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा। सलार मुसलसल ब्रेड जैम मज़े से खा रहा था, जबकि मदीहा ने जीमल के आगे खाना लगा दी। इसने पराठा रखा था। वो कमज़ोर सी हो गई थी, तभी इसने हेल्दी फूड खा जाने बिना कि इसका बेटा क्या कर रहा है। जीमल का सीधा हाथ इसकी कैद में था, जबकि वो जैन की तरफ मतवज्जा था, जो मोबाइल पर कुछ सर्च कर रहा था। जीमल चंदा, आपको अच्छा नहीं लगता पराठा? तो कुछ और बना दूँ? मदीहा बोली। इसे शर्मिंदा भी थी। सबने जीमल की तरफ देखा, जिसके रंग ही हो गए। नहीं अच्छा लगता है।
वो बोली और सलार की कैद से आज़ाद कराने की हाथ आज़ाद करवाने की तकदो करने लगी, मगर वो कहाँ छोड़ने वाला था। भाइयों ने नाश्ता कर लेंदे, बाकी दी फेर सही। फिर खा नहीं रही हो, नाराज़ हो मुझसे? मैं जानती हूँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं बहुत शर्मिंदा, हो सकता है तो माफ़। मम्मा! सलार एकदम चीखा था। जीमल का हाथ छोड़ दिया। जीमल खुद भी परेशान हो गई। वो चेयर छोड़कर उठा। मैंने कहा था जीमल, सिर्फ मेरा मसला है, इसके साथ जो भी हो मेरा कसूर है, आप कैसे इससे माफ़ी मांग सकती हैं? माँ हैं आप मेरी। वो भड़का था। सलार, हम सबको ही जीमल से माफ़ी मांगनी चाहिए, गलती हम सबसे हुई है, कबीर बोला। तुम सब मांगो, मुझे परवाह नहीं, मगर मामा बाबा अब दोबारा सब मत हो प्लीज़। यार मुझे गुस्सा मत दिलाएं, वो खफकी से बोला, जबकि मदिया ने इसकी पेशानी चूम ली। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, इसने फिर से कहा, जबकि सलार ने अपने सांस भरा। मुर्तज़ा हंसने लगे। सलार ने इनके हाथों पर प्यार किया। मैं जानता हूँ मुझ समेत आप जीमल से भी बहुत प्यार करती है, बस अपने जालिम शौहर से कहें रुखसती जल्दी करे प्लीज़। वो दांत निकाल कर बोला। मुर्तज़ा साहब, बस बस मैंने अपने बेटे की शादी करनी है, आप जल्द अज जल्द इंतजाम करें। मदिया ने तो फ़ौरन कह डाला। जीमल सर झुकाए बैठी थी। वाह मामा! सलार ने मुस्कुराते हुए माँ के शाने पर हाथ रखा और बाप को देखने लगे। मुर्तज़ा साहब कुछ सोच में पड़ गए। अभी रुक जाओ, जीमल को ठीक होने दो, वो कहकर वहाँ से उठ के सभी ने हैरानगी से देखने लगे। हारिस अपने हाथ में मौजूद पासपोर्ट को गौर से देख रहा था। इसने लंबी सांस भरी। कोई नहीं जानता था कि इस सांस ने इसके अंदर क्या हशर बर्पा किया था। इसने वो पासपोर्ट दोबारा रख लिया और अलमारी भी बंद ही की थी। कैद दरवाज़ा खुलकर अंदर आ गई। आज वो जल्दी ऑफिस से आ गया था, कुछ काम भी था, तभी वो थकी हुई लग रही थी। आरिज़ इसकी तरफ देख रहा था कि बिस्तर पर बैठने की बजाय लेटती चली गई। आरिज़ इसके नज़दीक है। तुम ठीक हो? इसने तशवीश से इसके सर पर हाथ रखा। इसकी पेशानी ठंडी हो रही थी, यानी इसका बीपी लो हो रहा था। हारिस ने इसको घूर कर देखा। क्या ज़रूरत है तुम्हें सबके साथ बैठ के इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की? वो गुस्सा करने लगा। मैं ऑफिस से आया था तब भी तुम बोल रही थी, जब मैं अपने काम से बाहर गया तब भी घर में तुम्हारा शोर था, और हद तो यह कि जब वापस आया तब भी तुमने बकर बकर लगाई हुई थी। जुबान है या कुछ और? वो खफकी और सख्ती से बोला। मैं आपको मेरे बोलने पर कोई मसला है? वो मुँह बस छोड़कर गहरे सांस भरने लगी। हाँ मुझे मसला है, जुबान को तालू से लगा लिया करो, तुम्हारे हक में बेहतर है। वो उठा और फ्रीज़र से इसकी पसंद की चॉकलेट उठाकर लाया, जो कल रात ही वो लाया था। आरिस प्लीज़ कोक भी, वो जल्दी से बोली। आरिस ने फिर से इसे घूरा। अब तो इसकी घूरी में आती नहीं थी, बिल्कुल सर पर चढ़ गई थी इसके। अभी परसों रात को जो तुमने पिज़्ज़ा और कोक अपने अंदर उतारी थी ना, वो मेरे ऊपर निकली थी और मेरा बस नहीं चला था तुम्हारी गर्दन उतार दूँ। तुम्हें कोक डाइजेस्ट नहीं होती? शाबाश, चलो ये एनर्जी देगी तुम्हें। इसने चॉकलेट का रैपर हटाया और उसके हाथ में दे दी। थैंक यू। आयत ने जल्दी से पकड़ ली, कभी इससे भी न जाती रहे। वैसे आप कल मुझे ज़्यादा ही डांटते हैं, आजकल मुझे ज़्यादा ही डांटते हैं, आयत ने कहा। आरिस ने इसकी तरफ देखा। तुमने अपनी हरकतें देखी हैं? 3 दिन पहले तुम सीढ़ियों पर से फिसली। वो आयत, तुम जानती हो मेरी जान निकल गई थी जब सुबह सुबह तुम्हारी चीख की आवाज़ सुनी। आरिस ने इसका हाथ पकड़ा। मगर आपने बचा लिया था। आयत ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। आरिस ने इसको एहतियात से अपनी तरफ खींचा और आयत खुद को संभालती इसके सीने से लग गई। मैं तुम तक किसी बुरी तकलीफ़ को नहीं पहुंचने दूंगा, मेरा वादा तुमसे। वो इसके बाल दुरुस्त करता बोला। आयत चॉकलेट खाते हुए मुस्कुरा दी। एक्चुअली वो ऐसा हुआ था कि ना वो जगह गीली थी, मैं तो मेरा एकदम पाँव फिसल जाता, तो मुझे लगा मैं फिसल जाऊंगी, तभी मैं चीखी थी। आयत इसे तफसील बताने लगी। मतलब तुम फिसली नहीं थी? आरिस हैरान हुआ। ना, आयत ने मदद से कहा। मैंने कहा मुझे लगा मैं फिसल जाऊंगी। मुंह पर हाथ रखती हंसी रोकने लगी। आरिस ने लंबा सांस खींचकर गुस्सा जब्त किया। तो ऐसे रहे क्या? तो ऐसे रही थी जैसे ना जाने क्या हो गया। थोड़ी इतनी भारी हो चुकी थी, मगर फिर भी आरिस को इसे उठाना पड़ा था कि वो इसके लिए कीमती थी बहुत। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था दब्बू सी आयत में चुड़ैलें बसी हैं जो सिर्फ मेरे इर्द गिर्द ही मंडलाती हैं। वो इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकरा कर बोला। कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसी थी, आप ही नहीं देखते थे मेरी तरफ, वो कहने लगी, जबकि वो तकरीबन चॉकलेट खा चुकी थी और अभी से एहसास हुआ आरिस को भी खिलानी चाहिए। इसने आरिस के मुंह में डाली, जिसे आरिस ने ले ली। अब ऐसा नहीं करो, देखता तो था तुम्हारी तरफ तभी। मानी खेरी से बात रोका, जबकि आयत ने मुड़कर इसके सीने पर 2 मुक्के बरसाए। मैं बार बार कहती हूँ, इस दिन आपने मुझे हद से ज़्यादा तकलीफ दी थी। वो मुँह बस छोड़कर दूर हुई। आरिस ने इसको नज़दीक खींच लिया। फिर भी मैं तुम्हारे दिल से नहीं निकला था, वो बोला। क्योंकि मैं पागल थी। आयत ने नखरा दिखाया। मुझे अपने दिल से कभी मत निकालना, हर पल हर लम्हा अपने दिल में मेरे लिए वुसअत रखना। वो नरमी से समझाने लगा। आयत ने चॉकलेट इसके मुंह पे दी और इसकी गर्दन में बाजू हायल कर लिए। मैं जानती हूँ अब आप कहीं नहीं जाएंगे। अब आरिस सिर्फ आयत के, और आयत के दिल में आरिस के लिए मोहब्बत नहीं इश्क है, और ये इश्क कभी ख़त्म नहीं होगा। वो बोली तो इजहार मोहब्बत करती इतनी मासूम लग रही थी कि आरिस ने इसके लफ्ज़ों को शिद्दत से सुन लिया। आयत इसकी शिद्दत पर कुछ परेशान सी हुई और इसको दूर हटाना चाहा, मगर आरिस ने इसके दोनों हाथों को सख्ती से जकड़ लिया। आयत इसकी शिद्दत से बौखलाई थी। आरिस ने इसको मज़ाहमत करते देखा तो आंखें निकाल कर घूरा। इट्स हर्टिंग। आयत सांस हलक में उतारती बोली। बर्दाश्त कर लो। आरिस लापरवाही से बोलता फिर से झुक गया, जबकि इस बार आयत वाकई बर्दाश्त कर रही थी। आज कबीर को ऑफिस से आने में लेट हो गई, जबकि आरिस का तो काफ़ी पहले आ गया था। तो फिर वो बाहर चला गया और कुछ देर पहले वापस आया था। नैन को गोलगप्पे खाने थे, सब चीज़ बस से पुश डाले वो लाउंज पे चक्कर लगाती कबीर का इंतज़ार कर रही थी। भाभी मोहतरमा, ये मार्शल आर्ट क्यों लगा रखी है? सलार अचानक के अंदर दाखिल हुआ। नैन ने इसकी तरफ देखा और इसको घूरा। इन दोनों से माफ़ी मांग चुकी थी, जिस पर सलार तो कुछ नहीं बोला, अलबत्ता जीमल इन सबकी मोहब्बत के तहत इन सबको माफ़ कर दिया।
पहले आप बताएं, सुबह कह कर गए थे कुछ देर में आ रहा हूँ और अब आ रहे हैं 9 बजे। नैन ने इसको घूरा। वाह यार, आप भी ठीक है, इस चुईया की हमायत कर रही हैं, बल्कि यूँ कहूँ शेर के मुंह में आप अपनी देवरानी को खुद धकेलना चाह रही हैं। वो इसके पास ही खड़ा हो गया। आप भाइयों का भी अजीब है, कभी जो बाहर लेकर जाए। नैन इस वक्त चिड़ रही थी, तभी कबीर भी थका हारा अंदर आया। सलार ने इसको देखा। यार तुम भाभी को हनीमून पर क्यों नहीं लेके गए? सलार ने गुस्से से पूछा। नैन का तो मुँह खुल गया। ये मैंने आपसे कब कहा? नैन शर्मिंदा सी रहेगी। इट्स ओके माई स्वीट भाभी, चिल मारे, आपका भी दिल है, सारे भाभी को लेकर जा कहीं। वो आँख मारता कबीर को वहाँ से वॉकआउट कर गया। मैंने सच्ची ऐसा कुछ नहीं कहा, नैन जल्दी से बोली। पता है, ये ही घटिया है। कबीर ने इसके शाने पर हाथ रखा और कमरे में जाने लगा। मगर मुझे गोलगप्पे खाने हैं। नैन ने कहा। लो, ये क्या बात हुई, बच्ची हो तुम? कबीर ने बेजारी से कहा। कबीर मैं बच्ची हूँ, नैन ने एहसास दिलाया। वाकई? वो मानी खेदी से हंसा। प्लीज़ ना, मुझे जाना है। वो जिद करने लगी। मैं थक्का हारा मासूम शौहर। इसने बैग इसके हाथ में दिया और कफ मोड़ते इसे आने का कहकर वहाँ से चला गया। नैन ने जल्दी से बैग रूम में रखा और भाग कर इसके पीछे। तुम्हें ख्याल है कोई? कबीर ने घूरा। सॉरी, नैन ने कहा। हमारी ये डेट बार बार मेरी शर्ट में तुम्हें शिकन डालने पर मजबूर कर देगी। उसके कान में सरसराते लहजे में बोलता गाड़ी में बैठा। नैन का चेहरा गुलाबी सा हो गया। फिलहाल रूम में आया तो वो रूम में नहीं थी। वो जानता भी था कि वो नहीं होगी। तभी फ्रेश होकर डिनर ड्रेस पहनकर आयत के रूम में आ गया। बाबा मामा तो आज किसी दोस्त के घर गए थे। इसके पास अच्छा मौका था अपना रोमांस सारने का और वो यही इंतजाम करने गया था। थोड़ा बहुत इसको एहसास तो दिलाया कि सलार मुर्तज़ा की बीवी और इसे अफशीन जैसी औरत से डरने की ज़रूरत नहीं। तब इसको बाहर ले जाने का प्लान बना था इसका। वो रूम में आया तो वो नमाज़ पढ़ रही थी। इसकी बीवी कितनी अच्छी थी, इसको खुशी हुई। मौलानी साहिबा उठो, वक्त आ गया हिसाब किताब का। वो इसके पास आकर खड़ा हो गया जबकि वो डर गई। लो, मैं मौत का फरिश्ता नहीं हूँ। सलार ने घूर कर देखा। आप यहाँ? वो बस इतना बोली। तुम्हें लेने आया हूँ, हम डेट पर जा रहे हैं। उसकी नकल उतारता एक एक लफ्ज़ अटक अटक कर बोला। जीमल इसको हैरानगी से देखने लगी। अब चलें? गी वो फिर से अटक कर बोला। ना चाहते भी जीमल को हंसी आ गई। वाह मेरे मौला तेरी शान, सलार ने खूब अदाकारी की। जीमल ने मुस्कुराहट समेट ली। अच्छी लग रही थी तो मुस्कुराती रहो, वो हुक्म देने लगा। जीमल ने जायनमाज़ रखा और बेड पर बैठने लगी। फारसी में बोलता हूँ मैं, उठो। उसका हाथ खींचता बोला। मगर ये कपड़े अच्छे नहीं। रुको, मैंने तो गिफ्ट भूला है। वो सर पर हाथ मारता बोला और जल्दी से रूम से निकल गया। जीमल परेशानी से सब कुछ देख रही थी। चंद मिनटों में वापस और इसके हाथ में एक मैक्सी थी जो नफीस थी रेड कलर की। इसके गले पर गोल्डन काम था जबकि बाजू पर भी, मगर वो काफ़ी फिटेड थी। मैं ये पहनूंगी? जीमल हैरत से पूछा। हाँ, ये बहुत। सलार आप कितने मुँह फट हैं। जीमल पहली बार चीखी। सलार का बुरी तरह कहका उभरा। तुम्हारे मुँह में ज़ुबान है? तुम गूंगी नहीं हो? वो अपनी बात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। मैं बिल्कुल ही पहनूंगी, जीमल ने साफ लफ्ज़ों में कहा और बेड पर रखती वो मैक्सी। जबकि सलार ने मैक्सी उठाई। पहनो इसे वरना मुझे जहमत होगी, फिर तुम्हारी इज्जत की गारंटी नहीं है मेरे पास। इसके हाथ में दोबारा थमाता बोला। जब मैं ऐसा लिबास नहीं पहनती तो? वो बोली। जब मैं चाहता हूँ कि तुम पहनो तो? वो घूरने लगा। जबकि जीमल ने इसको दूर धकेला क्योंकि वो इस पर चढ़ रहा था। मुझ पर तो सब अपनी मर्जी करते हैं, आप भी कर लें। मैं पैदा ही दूसरों की मानने के लिए हूँ, गुलाम हूँ मैं सबकी। वो रोने लगी। सलार चुपचाप इसको देखता रहा। तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी एक्टर हो? वो पूछने लगा। जीमल की आंखों में हैरान किया और इसका दिल किया कि इस इंसान से बात करने से बेहतर है कि वो ये बेहुदा लिबास पहन ले। इसने जिद होकर इसके हाथ से खींचा। तुम वाकई पहन रही हो? वो इसे टीज़ करने लगा। मुस्कुराकर लफंगों की तरह देखने लगा। है ही लफंगा। जीमल को पहली बार इतना गुस्सा आया था, ड्रेस इसके मुंह पर दे मारा। सलार का छत फाड़ कह निकला जबकि जीमल बेड पर बैठ कर चेहरा छुपा कर रोने लगी। सलार हंसता हुआ इसके पास है, इसके सामने बैठ गया। देखो, मैं यहाँ नहीं, जहाँ तुम्हें ले जा रहा हूँ वहीं रोमांटिक होना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ, रोना बंद करो, हर बात पर नहीं रोते। लगता है आंसू का स्टॉक है तुम्हारे पास। रेडी हो जाओ, मैं इस गाउन में, इसमें गाउन भी है, वो पहन लेना। मैं और सिर्फ मैं ही तुम्हें इस लिबास में देखूंगा। मगर सब क्या सोचेंगे मैं आपके साथ ऐसे? जीमल फिक्र से बोली। मतलब तुम जाना चाहती हो? वो दांत निकाल फिर टीज़ करने लगा। जीमल संजीदगी से इसको देखने लगी। अच्छा यार, सॉरी। सलार इसके संजीदा होने पर जल्दी से बोला। बाबा मामा है नहीं यहाँ। कबीर नैन भाभी को लेकर बाहर गया और आयत आरिस अपने रोमांस में मगन है। किसी को पता भी नहीं चलेगा हम दोनों कहाँ गए। वो उसे प्लान समझाने लगा। जीमल नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो बोली। मेरी स्मार्टनेस पर? वो मुस्कुराया। अपनी किस्मत पर। मेरी ज़िंदगी में कोई नॉर्मल इंसान नहीं। वो अफसोस से बोलती उठ के जबकि सलार ने घूर कर इसको देखा। मुझे इस पागल से मिलाने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं शौक हूँ, खुश मजाज हूँ। क्यों रीडर्स? हाँ, शौक तो वाकई बहुत है। मुर्तज़ा और मदीहा घर वापस लौटे तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। दरहकीकत मुर्तज़ा अपने दोस्तों से मिलकर बेहतर महसूस कर रहे थे। तबीयत भी अच्छी हो गई थी। यही बात मदीहा को पुरसुकून करी थी। वो दोनों अंदर रूम में आ गए तो पूरे घर में खामोशी थी। रात के 2 बज रहे थे। ऑफकोर्स सबने अपने कमरों में होना था। मुर्तज़ा फ्रेश होकर बेड पर लेटर मदीहा की तरफ देखा। बस मुझे चाय दे दें आप। वो कुछ थके थके लगे। इस वक्त चाय देंगे? नींद कैसे आएगी? मदीहा बोली। वो खुद भी फ्रेश हो चुकी थी। नहीं, चाय ले लूँगा तो सुकून से नींद आएगी। इन्होंने जिद की तो मदीहा मुस्कुराकर बाहर निकल गई। मुर्तज़ा के दिमाग में एक बार फिर से समीर उतर आया तो शेरे के तासुरात बदल गए।
वो इन्हें टीज़ करा तो अपनी खातिर बिल्कुल भी परीक्षा की ज़िंदगी को मुश्किल में नहीं डाल सकते थे। इन्हें अंदाज़ा हो गया कि आज तक कबीर समीर से चिढ़ता क्यों रहा है। अचानक इन्हें इसकी परसों की बात याद आई जिसमें इसने फ़ोन पर एक प्लाट था डिफेंस में, जो सलार और कबीर को काफ़ी पसंद था और दोनों को इन्होंने तोहफ़ा लेकर दिया था। मगर खुद से अलग वो किसी को होने नहीं देते थे, तभी सारे भाई भी आज इनके साथ थे। वो प्लाट समीर ने मांगा था कि वो परीक्षा के लिए इस प्लाट पर घर बनवाना चाहता है। वो प्लाट इन्हें अपने बच्चों से ज़्यादा कीमती नहीं था, मगर फिर भी इस प्लाट को इसके हवाले करते सोचना इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दिमाग में सिर्फ इतना था कि हो सकता है अपना मुँह बंद रखे, पैसा मिलते रहने से। तभी वो उठे और जल्दी से अलमारी खोलकर कबर्ड चेक की। सेव में ताला लगा था। वो जानते थे मदीहा चाबियाँ कहाँ रखती है, तभी इन्होंने वो चाबी निकाल ली, दरवाज़ा खोल लिया। वहाँ के ही ज़रूरी पेपर्स थे, वो खुद भी इन चीज़ों को छूते नहीं थे। बस मदीहा को कह देते थे, वो सब कुछ जो चाहते थे निकाल कर दे देती। इन्होंने वहाँ पड़े कागजात को बाहर निकाले और चेक करने लगे। इस प्लाट के पेपर्स पर नज़र पड़ी तो इन्होंने पेपर्स अंदर रखना चाहे बिना देखे तो इनमें से कुछ पेपर्स नीचे गिर गए। मुर्तज़ा ने छुपकर वह नीचे गिरे पेपर्स उठाने चाहे तो ज़मीन पर हॉस्पिटल के पेपर्स बिखरे देखकर इनके माथे पर अचानक पड़ डले और इन्हें वो दिन याद है जब आज से पहले भी ये पेपर्स इनकी नज़रों के सामने आए थे। पेपर्स पर आयत का नाम लिखा था। ताज्जुब से इन पेपर्स को इकट्ठा करके रिपोर्ट्स देखने लगे जो पॉजिटिव थी। बिना डेट देखे हुए सोच में आके कि आरिस ने ये पेपर्स अपने कमरे में क्यों नहीं रखे। वो सर छटक कर दोबारा पेपर्स अंदर रखते कि नज़र डेट पर चली गई और इन्हें लगा इनके कदमों तले ज़मीन खिसक गई हो। वो डेट आयत और आरिस की शादी से 3 माह पहले की थी। इन्होंने अपने हाथ में मौजूद फाइल्स को तो वहीं छोड़ दिया। फाइल ज़मीन पर जा गिरी। पेपर्स उड़कर इधर उधर बिखर के, जबकि वो 2 पेपर्स को हाथ में रखे तो वजह से इनको पढ़ रहे थे, जिसमें आयत के माँ बनने की खबर थी और ये खबर शादी से पहले की थी। इनके लिए शौक था इतना बड़ा कि वो बेड पर बैठते चले गए। मदीहा ये सब जानती थी, उन्होंने कुछ नहीं बताया। यानी इनके बेटे ने किसी लड़की की इज्जत पर बात कर दी थी और इसके बाद सुकून से इससे शादी कर ली कि इसका गुनाह छुप जाए। कैसे? यानी आरिस ने आयत से इसलिए शादी की थी। धचके इनके जहन पर मुसलसल लग रहे थे। इस खेल में इनकी बीवी शामिल थी। वो जानती थी आरिस की इस हरकत को। इनका गला सूखने लगा। मदीहा चाय की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई, मगर मुर्तज़ा को स्टिल बैठे देख वो समझ नहीं सकी। ना ही नींद के बायस इनकी त्वचा इन पेपर्स पर गई जिसको मुर्तज़ा बैठे घूर रहे थे। इन्होंने चाय का कप साइड पर रखा और इनके पास आई तो नज़र पेपर्स पर गई। उनके कदम मुर्तज़ा से 3 कदमों के फासले पर ही रुक गए। इनको अपने वजूद में वाज़ेह लर्जिश महसूस हो रही थी। मुर्तज़ा ने सर उठाकर मदीहा की तरफ देखा। आंखों में बेयकीनी थी, जिनका सर झुक गया। और बिना कुछ कहे उठे और कमरे से बाहर निकल गए। कदमों में तेज़ थी। मदीहा की जान सूखने लगी। अनहोनी का एहसास जागा। क्या होने वाला था? वो इनके पीछे भागे। मुर्तज़ा बात सुने, अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं, वो दोनों शादीशुदा है। मदीहा ने एहसास दिलाना चाहा, जबकि वो मदीहा से मुखातिब नहीं हुए। सीढ़ियाँ चढ़कर वो दूसरी मंजिल पर आरिस के रूम के बाहर है। मुर्तज़ा प्लीज़ बात सुने, इस बात को यहीं ख़त्म कर दें, आयत की इज्जत का सवाल है। मदीहा इनका हाथ पकड़ने लगी, जबकि इन्होंने मदीहा का हाथ झटक दिया। आरिस! वो दरवाज़ा बचाते ठाड़े। इनकी आवाज़ की ललकार से मदीहा को खौफ महसूस होने लगा। वो जल्दी से नीचे भागी थी, कबीर के कमरे की तरफ। नहीं, इन्हें सलार के पास जाना चाहिए था पहले, क्योंकि वही इन्हें हैंडल कर सकता था। वो ऊपर जाती, ये नीचे, वो ऊपर भागी तो सलार अपने पोर्शन में नहीं था, वहीं से नीचे दौड़ी। तब तक मुर्तज़ा जैसे दोबारा दरवाज़ा तोड़ देने का इरादा रखते थे। आरिस! वो चिल्लाए। मदीहा कबीर के कमरे की तरफ भागी। कबीर भी नहीं आज घर और इसका दरवाज़ा पीटने लगी। कबीर! भीगते खौफज़दा लहजे में उसे पुकारना आ रही थी। दूसरी तरफ आरिस बढ़ाकर उठा। इसे बाबा की आवाज़ आ रही थी। आयत भी उठकर बैठ गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आरिस बाबा की आवाज़ पहचान कर जल्दी से अपनी शर्ट पहनकर अपने हुलिये को ठीक करता दरवाजे की तरफ बढ़ा और आयत ने भी जल्दी से खुद को संभाला। जब तक वो ठीक नहीं हुई, आरिस ने दरवाज़ा नहीं खोला। और जैसे आरिस ने दरवाज़ा खोला, मदीहा सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी, क्योंकि मुर्तज़ा का थप्पड़ आरिस के मुँह पर पड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही लगा था और ऐसा थप्पड़ जैसे आरिस एकदम पीछे हुआ लड़खड़ाकर। अचानक पूरे घर में 2 औरतों की चीख उभरी, मदीहा और आयत की। कबीर ने भी दरवाज़ा खोला। मम्मा! वो परेशानी से माँ को देखने लगा। कबीर तुम्हारे बाबा! वो रोने लगी। क्या हुआ बाबा को? वो जल्दी से बाहर निकला, पीछे नैन भी निकली, मगर बाहर का मंजर कतले मुख्तलिफ था। आरिस इस थप्पड़ को समझ नहीं सका। इसने बेयकीनी से बाप की तरफ देखा, जिसने इसके मुंह पर पेपर्स मार दिए। इसकी निगाह ज़मीन पर फैले पेपर्स पर गई। इतने घटिया हो तुम! इन्होंने चिल्लाते हुए आरिस का गिरेबान पकड़कर बाहर फेंका। तुमने अपने घर में नकब लगाई! आरिस एक लफ्ज़ नहीं बोला, जिसके बायस मुर्तज़ा ने इसको खींच कर लात मारी। गुस्से से इनका चेहरा फटने को था। आयत एकदम चिल्लाई। वो इसके आगे आना चाह रही थी। पेपर्स देख चुकी थी। खौफ से वो भी लरज रही थी, जबकि कबीर ये मंजर देखकर ऊपर भागा। बाबा! वो आया और आरिस को मारते मुर्तज़ा को इससे दूर किया। आरिस बिल्कुल खामोश था। क्या करें आप? कबीर ने इनको दूर किया। बस चुप! पोंगली उठाकर आंखें निकालते कबीर को बोले। सुरख आंखों में नमी देखकर कबीर चौंक गया। इसका बाप एक मजबूत आदमी था। वो जानता था फिर ऐसा क्या हो गया कि इनकी आंखें फीकी। वो बेताब सा हो गया। दिल में इनकी आंखों में नमी देखकर चुभन सी हुई, जबकि मुर्तज़ा ने आरिस का गिरेबान पकड़ा और उसे ज़मीन से उठाया। ऐसी तो तरबियत नहीं की थी कभी तुम्हारी। आरिस का मुंह जकड़ कर बोले। इनके थप्पड़ों से आरिस का चेहरा सुर्ख हो गया था। वो इनकी आंखों में नहीं देख रहा था। जवाब दो! वो चिल्लाए, जबकि कबीर से मजीद कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या मुझे बताएंगे हुआ क्या? इन दोनों का अलग करता बोला। तुम्हारी बहन शादी से पहले माँ बनने वाली थी, इस नीच के बच्चे की। मुर्तज़ा गुर्राए। नैन ने मुंह पर हाथ रख लिया हैरत शौक से, जबकि आयत को लगा वह ज़मीन में कट जाएगी। इस घटिया खेल में ये औरत भी शामिल थी। वो मदीहा को देखकर गुस्से से फटने को थे, जबकि मदीहा खुद कुछ बोलने के काबिल नहीं रही। ऐसा लग रहा था सारी दलीलें ख़त्म हो गई। कबीर हैरत भरी नज़रों से आरिस को देखने लगा, जिसकी नज़र एक पल के लिए भी ऊपर नहीं हुई थी। मुर्तज़ा नफ़ी में सर लाते वहाँ से नीचे उतरने लगे, जब अचानक आयत की आवाज़ गूंजी, आरिस की आवाज़ गूंजी।
मैं आयत को पसंद नहीं करता और ना ही इसके साथ कभी रहना चाहता था और ना ही अब रहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा हो गया जो ये बात खुल गई। इतने अरसे से बस इन्हें पलों का इंतज़ार करा था। मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ और ये घड़ी आ गई, तो आप लोगों को बता दूँ कल रात की मेरी फ़्लाइट है। अगर ये बात ना भी खुलती तो मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाता। हैं कि लानती को लिया आरज साहब ने, लेकिन जबकि सब पे बात खुल गई तो मेरा फ़ैसला भी सुनते जाए। हो सके तो आखिरी बार देख ले मुझे। मुर्तज़ा की तरफ सुरख आंखों से देखता हुआ बोला। मुर्तज़ा की आंखों में जुनूनियत नज़र आ रही थी, जैसे अभी वो उबल कर बाहर आ जाएंगी। आरिज़ इनकी नज़रों में देखकर जान ही नहीं सका कि ये बात इन पर किस तरह असरअंदाज हुई है। जबकि बात बोलते हुए से ये भी नहीं पता चला कि वो जो इस पर दिलो जान हार बैठी है इसकी क्या हालत होगी। सबको गोया सांप सूंघ गया, गोया एक लफ्ज़ भी मुँह से बाहर नहीं निकल सका था। आरिज़ मुर्तज़ा की तरफ देखता रहा जैसे जी भर कर आज ही देख लेना चाहता हूँ। मुर्तज़ा चुप खड़े थे, एकदम शोर थम सा गया। आरिज़ ने कदम पीछे लिए, न जाने किसी ने देखे थे या नहीं। या जो मुर्तज़ा अपनी आंखों से देख रहे थे वो सच था। आरिज़ कमरे में गया। दरवाजे में ज़मीन पर ठहरी हुई आयत को इसने देखा। इसके कदम इसके हाथों के पास रुके। इतनी गहरी खामोशी देखे सिर्फ दिल की मद्धम मद्धम पड़ती थक थक की आवाज़ रह गई थी। आरिज़ ने हलक में जैसे अपना ही खून उतारा और अंदर चला गया। दिमाग की रगें फूली हुई थी। नज़र इस बिस्तर पर गई जहाँ से कुछ देर पहले वो इसकी बाहों में कैद थी। इसने हर सोच को पस पुश डाला और वहाँ से निकला। बैग और इसका सामान सब पैक ही तो था, बस वो सब लोग कुछ नहीं जानते थे। आरिज़ बाप के पास से गुजर गया जो सीढ़ियों में खड़ा था। सब इसकी तरफ देख रहे थे जो रफ्ता रफ्ता वहाँ से निकलता जा रहा था। वैसे लाख दिलानत है आरिज़ दे उत्ते, उनकी दौरा पै गया। अचानक आयत उठी, इसने अपने सूखे गले को तर किया और अपनी तबीयत का लिहाज के बिना वो आरिज़ के पीछे भागी। आरिज़! इसकी पुकार पर शायद वहाँ खड़े सब लोगों का दिल फट जाता, वो रुका नहीं। कबीर ने 2 लम्हों में इसका हाथ जकड़ लिया, इसे आगे जाने नहीं दिया। आरिज़! मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? आरिज़! मैं ताया अब्बू को मना लूँगी। आरिज़ रुक जाए, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करे। आरिज़! इसकी चीखों से नैन की हिचकियाँ बंद गई। आरिज़ वहाँ से निकल गया था। जबकि मदीहा एकदम ज़मीन बोस हुई बेहोश हो गई थी। कबीर माँ को देखता या बहन को शिद्दत तलब से सलार के पोर्शन की तरफ देखा था। सलार साहब तो है ही नहीं घर। सलार साहब तो अपनी डेट से गए पिछू की हो गया। इसने एक बोट रेडी कराई थी जिसमें इसका जिमल के साथ डिनर करने का प्लान था। वाइट बोर्ड पर रेड रोजेस और रात में चलती दिल का तेज़ हवा, पानी का शोर और बस सलार और जिमल। जिमल ने आज से पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। पूरा चाँद इनकी कश्ती पर जैसे खिल आया था। वो तो ठहर कर चाँद देखने लगे। सलार ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा, मगर क्या मसला था? बार बार इसका दिल मुड़कर घर की तरफ जा रहा था। कार वाले मसले जो यहाँ आने से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। वो खुश था। जिमल के लिए सब करके एक तरह वो अपनी लापरवाही पर की जाने वाली गलती की तलाफ़ी कर रहा था, और वो भी जैसे सब भूल कर इस माहौल में मगन हो गई थी। वो एक हसीन रात जिसमें इससे बातें करके वो इसके साथ गुजारना चाहता था, मगर क्यों इसका दिल इस माहौल में खुद को एडजस्ट नहीं कर रहा था। वो 1-2 बार इसने कोशिश की फासले पर खड़ी जिमल के पास जाए, इसका हाथ थामे, मगर ना वैसा कर सका, ना ही इसका दिमाग घर पर से हट रहा था। दिल में अजीब धड़का सा लग गया था। बिलाकर जिमल के पास आ गया। बंदा पूछेगा और फ़ोन करके पूछेगा। वो तेज़ हवा में सर पर गाउन की हाफ शॉल रखे उड़ते बालों की लटों से बेपरवाह मुस्कुराकर चांद को देख रही थी। तुम्हें डर नहीं लगा मेरे साथ आने पर? सलार का संजीदगी में लिपटा सवाल सुनकर जिमल ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। नहीं, बस एक लफ्ज़ में बात ख़त्म कर दी। क्यों? सलार ने इसका हाथ पकड़ लिया। मालूम नहीं, वो बस इतना ही कह सके। मुझे डर लग रहा है। सलार के मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ों पर जिमल ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में अजीब सी बात थी। जितनी बार वो इस आदमी से मिली थी इसने इसे न डर बेखौफ पाया था, यानी जो वो कर रहा था वो सब संभालने की ताकत रखता। कैसा खौफ? जिमल खुद नहीं जानती थी वो इससे इतना नॉर्मल कैसे बात कर रही है। उसके परेशान होने पर सलार के हाथ पर इसकी पकड़ अपने आप मजबूत हो गई। घर चले? सलार ने इसकी तरफ देखा। इसने बिना किसी तरद्दुद के सर इस बात में हिला दिया। सलार ने भी सर हिलाया, इसके गाल पर हाथ रखा और बोट को दोबारा मोड़ ली। ये एक छोटी सी झील थी जो बहुत खूबसूरत थी। जिमल इसके पास ही खड़ी होगी। सलार चुप था। वो नहीं जानती थी कि क्या हुआ। सलार और वो बोट से निकले तो सलार का फ़ोन बजने लगा। इसने जिमल का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों गाड़ी में सवार हुए होने वाले थे। कहाँ है भैया? जैन की रोती आवाज़ पर इसका दिल जो पहले बैठा जा रहा था एकदम डूबा। तुम ठीक हो? रो क्यों रहे हो? सलार बेचैनी से पूछने लगा। इसके लिए तो अपनी जान भी दे देता। इसकी आँख में आंसू भी कहाँ बर्दाश्त करता था। भैया मम्मा गिर गई है, प्लीज़ आप हॉस्पिटल पहुँचे। जैन ने बस इतना ही कहा। सब खैरियत है? जिमल ने पहली बार इसके हाथ पर हाथ रखा। मालूम नहीं, कह रहे मम्मा को चोट लगी हो। बेहद मुतफक्कर था। जिमल ने इसकी हालत ऐसी पहले नहीं देखी थी। ये तो इसे गुस्सा आता था, ये बस अपने रिश्तों के लिए जज्बाती हो जाता था। इसने 2 जज्बे इसमें बेहद पाए थे। जिमल ने दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। दिल में वो उसकी परेशानी देख नहीं पा रही थी। दोनों घर 20 मिनट में पहुँचे थे। जिमल झिझक रही थी, मगर सलार को परवाह नहीं थी। इसने जिमल का हाथ पकड़ा और दौड़ता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ सब घर वाले मौजूद थे। जिमल ने जल्दी से इसे हाथ साथ करवा लिया। वो इसी डर में थी कि सब क्या सोचेंगे, जबकि बाकी सब तो बिलकती आयत की तरफ मतवज्जा थे। हाल बत्ताफशीन ने नफरत से इसकी तरफ देखा था, जिससे वह नज़रें चुरा गई। वो खुद भी परेशान से सलार के पीछे भी। क्या हुआ है? सलार आयत के नज़दीक पहुंचा। भैयू आरिस को ले आए। मैं कैसे रहूँगी इनके बिना? मेरे पास तो कोई नहीं है इनके सिवा। भैया इन्हें ले आए। इनसे कहें मैं इनकी बच्ची नहीं संभाल सकती अकेले, इन्हें ले आए। वो फूट फूट कर रोती सलार के सीने से लगी, जबकि नैन परीशी अमल भी मुसलसल हो रही थी। सलार ने आयत को पकड़ा हुआ था। इसने नैन की तरफ देखा, शाहब चाचू की तरफ देखा जो कि सोफिया को कुछ बनाने का कह रहे थे। हुआ क्या है? बिलाकर इसका जब्त जवाब दे गया, मगर आयत की वही रट थी जबकि सबके मुंह पर कुफर लगाए बैठे थे। भाग गया तुम्हारा भाई इस मासूम बच्ची को छोड़कर, जिसके साथ तो कभी किसी ने अच्छा नहीं किया।
ना बाप साथ रहा और अब तो शौहर भी चला गया। अफशीन ने जवाब दिया। सलार की आंखें हैरत से फैली जबकि आयत बेहोश हो गई। ये अल्फाज इसका दिल चीरने के लिए काफ़ी थे। आयत, सलार ने इसके गाल थपथपाए जबकि जीमल पलट कर किचन की तरफ भागी। अब भी वो गाउन में ही थी। आयत, नैन परीशी अमल तंजीला सब आयत की गिर्द थी जबकि जीमल जो पानी का गिलास लाई थी वो भी पीछे हटा गई। इसकी कंडीशन की वजह से भी से महसूस हुआ बाबा कमरे में है जबकि चाचू वगैरह बाहर तो कोई नहीं था। वो जल्दी से रूम में दाखिल हुआ तो बाबा खामोश बैठे थे। बाबा, वो इनके नज़दीक है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, इन्होंने सबसे कहा था जबकि सलार से बोले भी नहीं। सारे भाई उठकर बाहर चले गए जबकि इसने कौन सा उठकर जाना था। अपनी माँ के पास जाओ, पहले से ज़रूरत है तुम्हारी। मुर्तज़ा मजबूत लहजे बोले। मम्मा को क्या हुआ? सलार पूछने लगा। वहीं जाकर देख लेना। उठकर स्टडी में चले गए। सलार घन चक्कर बन गया। कोई इसे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। इसने बाहर की तरफ कदम बढ़ाया। अब इसे कबीर ही कुछ ना कुछ बता सकता था। तभी वो गाड़ी लेकर जैन को नंबर मिला था हॉस्पिटल की जाने पड़ा जबकि आयत की फिर से चीखे और रोने की आवाज़ें सुनकर वो इग्नोर करके आगे बढ़ा था। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भागता हुआ दाखिल हुआ। ब्लैक शर्ट जिसके ऊपरी बटन खोले थे जबकि कफ चढ़े हुए थे, ब्लैक ही पैंट और बूट में वो एकदम सबकी त्वचा खींच के। ऑफ कोर्स वो एक्टर मॉडल था मगर इससे पहले लोग इसकी तरफ बढ़ते इसके पीओर गार्ड्स ने इसे प्रोटेक्शन दी। वो कबीर और जैन की तरफ बढ़ा। दोनों चुप खड़े थे। इनकी सांसें फूल रही थी। कहाँ है मामा? वो फूलती सांसों में परेशानी से पूछने लगा। स्टिचेस लग रहे हैं, सर फट गया इनका, कबीर ने बताया जबकि इसने अंदर जाना चाहा। रहने दो, कबीर ने रोक लिया। हुआ क्या ये सब? सलार की शक्ल बता रही थी। अगर इसे बात नहीं पता चली तो फट पड़ेगा। आयत प्रेग्नेंट थी शादी से पहले से, कबीर ने सबसे बड़ी खबर दी। सांसें फूलनी बंद हो गई थी एकदम से। आरिस के बच्चे की माँ वो शादी से पहले बनने वाली थी और इस बात का इल्म मामा को भी था और बाबा को आज पता चला रिपोर्ट्स देखकर। बाबा ने आरिस पर हाथ उठा और काफ़ी मारा इसको और आरिस ने कहा कि वो आयत से सिर्फ शादी का ढोंग कर रहा था। वो आयत के साथ नहीं रहना चाहता, ना वो आयत को पसंद करता और ये मुल्क छोड़कर जाना चाहता। और कल रात की इसकी फ़्लाइट है। अच्छा हुआ इसके बकौल के बाद खुल गई और रोती हुई आयत को छोड़कर चला गया। जबकि मामा एकदम गिरी तो टेबल से सर टकरा गया। एक सांस में कबीर ने से सब कुछ बता दिया। एक के बाद एक शौक लग रहा था इसे। वह हैरानगी से कबीर को देख रहा था। दिमाग ठीक है? ये क्या फ़िल्म है? वो एकदम हाइपर हुआ। यही हकीकत है, कबीर ने कहा। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि स्टिचेस लग गए। वो तीनों बेताबी से अंदर बढ़े। मदीहा इन तीनों को देखने लगी और अचानक फूट फूट कर रो दी। चेहरे पर हाथ रखे बुरी तरह सिसक रही थी। आरिस ने बहुत तकलीफ दे दी सबको। वो सिसकने लगी। जैन ने मदीहा को प्यार के लिए अपने साथ लगा लिया। कबीर और सलाई यूँ ही खड़े थे। नाराज़ हो ना तुम दोनों भी मुझसे? मदीहा इनकी तरफ देखने लगी जबकि जैन की शर्ट को सख्ती से जकड़ रखा था। सबसे पहले वहाँ से कबीर निकला और इसके पीछे सलार भी निकल गया। पीछे मदीहा मजीद शिद्दत से रो दी कि जैन ने सख्ती से सीने में जकड़ लिया था। वो दोनों बाहर निकल के एक दूसरे से भी नहीं बोले ना जाने। ये बात ऐसी थी कि कोई कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था। दोनों अलग अलग गाड़ियों में सवार हो गए जबकि कबीर तो वहाँ से निकल गया। सलार अलबत्ता जैन का वेट कर रहा था कि मामा को घर लेकर जाना। जैन मदीहा को लेकर बाहर आया तो मदीहा गाड़ी में भी सारे रास्ते रोती रही। जैन ने चुप करा दिया। पूछो जैन, इससे ये क्यों चुप है? मत करो मेरे साथ ऐसा, मैं सिर्फ आयत की इज्जत की वजह से किसी को नहीं बता सकती। मदीहा ने अपना मुद्दा बयान किया मगर सलार फिर भी कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि घर पहुँच गए। सलार आते सारे अपने पोर्शन में चला गया जबकि कबीर अपने रूम में मदीहा को जैन के कमरे में ले जाने लगा कि दरवाज़ा लॉक देखकर मदीहा शर्मिंदा सी रह गई। मम्मा आप मेरे रूम में चले। नैन जीमल भी ये मंजर देख चुकी थी। जीमल अपना लिबास भी तब्दील कर चुकी थी। नैन और जीमल मदीहा को जैन के रूम में ले गए। वो तीनों परीशी अमल भी वहीं थी जबकि बाकी सब भी कुछ देर बाद बैठकर उठ के थे। अलबत्ता आयत को नींद की गोलियां दे दी थी क्योंकि इसकी हालत संभल ही नहीं रही थी। घर का माहौल बेहद उदास था। दिन निकल आया मगर कोई अपने कमरे से नहीं निकला। काम पर भी कोई नहीं गया। जीमल और नैन ने सारी रात आंखों में कट दी थी क्योंकि मदीहा को बुखार चढ़ गया तो हर थोड़ी देर बाद गनूदगी में रोने लगती तो दोनों एकदम उठ जाती। अब भी इन दोनों ने सबके लिए नाश्ता बनाया और परीशी अमल जैन और मदीहा को ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता कराया। जब नैन कबीर के लिए नाश्ता बनाकर रूम में ले गई मगर कबीर अब तक बिस्तर पर था। पेशानी पर बाजू रखे वो छत को घूरा था। नैन इसके नज़दीक आकर बैठ गई। कुछ खा लें कबीर, इसने मध्यम लहजे में कहा। हर गुजरते दिल के साथ इस शख्स की कदर में नैन के दिल में इजाफा होता जा रहा था। हर दिन वो अपने दिल में इसके लिए नए सिरे से मोहब्बत महसूस करती थी। यहाँ आने के बाद इसे एहसास हुआ रिश्ते क्या, रिश्तों की एक दूसरे के लिए कदर किया। जो ज़िंदगी इसने गुजारी थी वहाँ रिश्ते बस रिश्ते थे। यहाँ जबकि यहाँ आने के बाद अंदाज़ा हुआ कि रिश्ते सिर्फ मुँह से कह देने से रिश्ते नहीं बनते, मोहब्बत की डोरी में बनकर रिश्ते परवान चढ़ते हैं। इसने इस घर में आकर ये जान लिया था कि रिश्ते मोहब्बत का नाम है। यहाँ सबको एक दूसरे से की कितनी कदर थी। कोई किसी का साथ छोड़ देने पर सुकून में नहीं था। कबीर कुछ नहीं बोला तो नैन ने इसके चेहरे पर हाथ रखा। कबीर की आंखों की पुतली में हरकत हुई। इसने नैन को देखा। नैन एकदम तड़पी। इसकी आंखें सुरख थी बेहद जबकि आंखों के पर्दे फूले हुए थे। कबीर, नैन ने ट्रे साइड पर रखी। ऐसा लग रहा है नैन जैसे जिस्म का कोई हिस्सा टूट गया। गहरे मायूस लहजे में बोला। नैन को बस नहीं चला इसे खुद में संभाले। इसने कबीर के दोनों हाथ थाम कर इसको उठाया और हालांकि वह नैन के मुकाबले बहुत भारी था फिर भी इसे खुद में समेटने की कोशिश की। मैं नहीं जानती आप लोग क्या सोच रहे हैं या नहीं मगर मुझे लगता है कोई मसला, कोई बात है। वो कबीर के बालों में हाथ फेरती उसको अपने दिल की बात बताने लगे। कबीर ने एकदम अपनी आंखें खोली और इसकी गोद से एकदम दूर हुआ। मेरे सामने इस किस्म की आइंदा बकवास मत करना, वो चिल्लाया। अचानक ही नैन का रंग फीका पड़ा। वो नीच इंसान अब दोबारा हमारी ज़िंदगी में कभी शामिल नहीं होगा। अगर हुआ तो मैं खुद अपने हाथों से इसका खून कर दूंगा। और बिस्तर छोड़कर उठ गया। ये गलत है। नैन ने कुछ कहना चाहा। नैन, कबीर आंखें निकाल कर घूर रहा है। नैन सर झुका के। वो जानता था इसका घूरना ही काफ़ी। तभी वॉशरूम में चला गया जबकि नैन बंद दरवाजे की जानिब देख रही थी।
जैन मदीहा के पाँव दबा रहा था जबकि जीमल ने इसके सर पर पट्टी रखी थी। मदीहा का बुखार अब कुछ उतर सा गया था। परीक्षा अमल भी आ चुकी थी इधर ही। मदीहा ने जीमल की तरफ देखा। जाओ बेटा सलार को भी नाश्ता दे दो, मदीहा ने कहा जीमल कुछ खिचखिचा के। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो तुम्हें नहीं कहती मैं, मदीहा ने कहा था। जीमल अपने एक्शन पर देने पर कुछ शर्मिंदा सी हुई। नहीं आंटी आप रेस्ट करें, मैं दे देती हूँ, वो बोली और उठ गई। जैन मुझे अपने बाबा के पास ले जाओ, मदीहा बोली। मामा सलार भैया या कबीर भैया ही दरवाज़ा बचाएंगे, मुझ में हिम्मत नहीं बाबा के जल्जले सहने की हिम्मत, वो जल्दी से बोला तो मदीहा मुस्कुरा। जबकि सब इसकी मुस्कुराहट देखकर एकदम पुरसकून हो गए। जबकि मदीहा ने जैन के चेहरे पर प्यार किया। आयत को देख लेती सोफिया तुम, मदीहा ने कहा तो सोफिया ने सर हिलाया। तंजीला, सोफिया, परीक्षा, अमला चारों आयत के पास चली गई। बेटा अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं नैन से कह देती हूँ वो कुछ खा ले। पता नहीं कुछ खाया भी था या नहीं, वो परेशान नहीं होगी। सीमल शर्मिंदगी से सर नफ़ी में हिलाकर जल्दी से बाहर निकली। वो तो जानती भी नहीं थी इसे क्या पसंद है नाश्ते में। इसने अपने दिमाग के मुताबिक कॉफ़ी का कप बना लिया। अक्सर अफशीन को भी वो देती थी कॉफ़ी बनाकर, तभी कॉफ़ी तो इसे बनानी आती थी। इसने बस कॉफ़ी बना ली जबकि इसकी स्मेल से इसे हमेशा की तरह कोफत होती थी। आखिर कोई इतना कड़वा और काला स्याह पानी कैसे पी सकता है। इसने मुँह पर आकर इस पर हाथ रख दिया। फिर बदतहजीबी का एहसास हुआ तो ट्रे में कप रखकर वह ऊपर वाले पोर्शन की तरफ चल दी। इसने अफसोस से आयत के कमरे की तरफ देखा जिसकी एक बार फिर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो ऊपर आ गई मगर यहाँ से एहसास हुआ कि यहाँ तो अभी रात बाकी है। इसने कमरे में दाखिल होकर देखा तो वो सर तक कंबल ताने शायद सो रहा था। सबके इर्द गिर्द गिरे ब्लैक और वाइट तकियों का अंबार लगा हुआ था जबकि बेड की बेडशीट बिल्कुल सुकड़ चुकी थी। काफ़ी बेतरतीब सा मर्द था वो। इसने कॉफ़ी का कप साइड पर रखकर ग्लास वॉल से पर्दे हटाए तो रोशनी कमरे में बिखर गई मगर इतनी नहीं क्योंकि मौसम आजकल तकरीबन खुशगवारी था। तभी बादलों की ओर से निकलती रोशनी ग्लास वॉल से छनकर कमरे में उतर आई और कमरे में मौजूद मलका सा अंधेरा खत्म हो गया। जीमल ने पलटकर बेड की तरफ देखा। वहाँ तो इतनी भर भी फर्क नहीं पड़ा, उठ सकता था खुद से। इस तरह तो वैसे बिल्कुल फ्रैंक नहीं थी कि इस पर से कंबल हटाकर वे इसे उठाती। तभी इर्द गिर्द कोई चीज़ देखने लगी, शायद वो शोर से उठ जाए। इसने साइड टेबल को ज़रा सा बचाया। सलार, मध्यम लहजे में बोली मगर दूसरी तरफ ऐसा फिर नहीं हुआ। भाइयों कोड़े खोते सारा कुछ बेच के सौंदा तेरे एड्डे के जिन्हें उठाना नहीं उठना उन्हें। थोड़ी देर की और कोशिश करने के बावजूद ऊंची आवाज़ में बोलने के बाद भी जब वो नहीं उठा तो जीमल ने कुछ हिचकते हुए इसका शाना हिलाया और आहिस्ती से इसके चेहरे पर से कंबल हटा दिया। कंबल की ज़रा सी गर्मी से इसके चेहरे पर सुर्खी सी फैली हुई थी जबकि चेहरे के नकुश बेहद दिलकश थे। वो पहली बार इसे गौर से देख रही थी। इसके घने बाल पेशानी पर बिखर गए जबकि बियर्ड्स और एक दूसरे में पेवस्त लब। वो सांस थामे इसकी तरफ देख रही थी। इसने इतना खूबसूरत मर्द आज से पहले नहीं देखा तो एकदम इसे अपनी हरकत का एहसास हुआ। धड़कते दिलकश और कानों में सुनकर वह घबरा कर दूर हुई। सोचा नीचे चली जाए क्योंकि वो तो उठ नहीं रहा था। फिर इसने आखिरी कोशिश की। वहाँ से क्वेश्चन उठाकर इसने सलार के मुंह पर दे मारा। आह! वो झंझलाकर आंखें खोल के जबकि जीमल इस कामयाबी पर एकदम खुश हुई। ओह होए, देखते सी उठांदी के दबे मुँह तो क्वेश्चन मार के। यह आसान था तरीका था। वो मुतमईन हुई। क्या मसला है? सलार तो फाड़ खाने को दौड़ा। काफ़ी देर हो गई थी, आप उठे नहीं, आंटी ने भेजा था आपको नाश्ता करा दो। जीमल जल्दबाजी में बोल के जबकि बेड से दूर भी होगी जबकि सलार तो मुकम्मल बेदार हो गई। ये कौन सा तरीका उठाने का? तुम्हें तो रोमांस की अलिफ बे भी नहीं आती ठीक से। खींच कर मार दिया मुंह पर। लड़की मेरे मुंह को कुछ होता तो दुनिया तुम्हें चीर देती। बहुत कदर इस चेहरे की। वो बालों में हाथ फेरता उठ गया। इसकी शर्ट के ऊपरी बटन खुले थे जिनसे जीमल ने निगाह चुराई। तो तुम मुझे नाश्ता कराने आई हो? वाह, मम्मा को मेरा कितना ख्याल है, वो खुशमजाजी से बोला। तो कल शक्ल नहीं सीधी हो रही सी। जीमल ने इसकी सूरत देखने लगी। घर भर के हालात क्या थे उसको शगुफे सूझ रहे थे। कल तो आप इतना गुस्से में थे, आज आप मुस्कुरा रहे हैं। वो कॉफ़ी का कप इसे उठाकर देती सीधा सीधा तंज करने लगी। ना ही कल आंटी के पास आप आए। जीमल को बुरा लगा था। जीमल ने इसके आगे कप किया। मुझे तुमसे ज़्यादा अपनी फैमिली का एहसास है, ख्याल है, वो इसके तंज का जवाब देने लगा। हाँ वो तो कल दिखा है मुझे। जीमल ने भी इसे चिढ़ाने का इरादा बना लिया। सरारे से घूरने लगा। मैं चलती हूँ, आप नीचे आ जाइएगा, शायद आपको मुस्कुराता देख सब कुछ बेहतर महसूस करें। जीमल ने संजीदगी से कैसे एहसास हो गया था वो शख्स इतनी सलाहियत रखता है कि अपने मूड से दूसरों को खुश कर सके। वेट, ये कौन सा तरीका मामा ने तुम्हें मेरे पास खुद भेजा और तुम ये संजीदा बातें मेरे मुंह पर मार कर जा रही हो। मौका जब हो तो फ़ायदा उठाना चाहिए, कल की सारी डेट फ्लॉप होगी मेरी। वो जल्दी से उठकर इसका हाथ पकड़ता बोला जबकि दूसरे हाथ से कॉफ़ी का घूंट भरकर इसने बुरा सा मुँह बनाया। मेरा पिए ही तुमसे ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी बना देता है, वो सर झटक कर बोला। ओए होए, जीमल दी तो बेइज्जती हो गई और जीमल को ज़बरदस्ती बेड पर अपने सामने बिठा लिया। जीमल ने उठना चाहा। ओके, जब तक ये कॉफ़ी ख़त्म नहीं होती बस तब तक, सलार बोला तो जीमल एक नज़र इसकी जानिब देखकर बैठ गई जबकि इसका चेहरा झुका लिया। सलार इसको गौर से देखने लगा। पिंक दुपट्टा सर पर रखे वो खामोशी से बैठी थी जबकि उंगलियों को अच्छी तरह मोड़ तोड़ रही थी। सलार ने इसका हाथ पकड़ लिया, गर्म मगर कड़वी तरीन कॉफ़ी का घूंट भर लिया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ये सब कैसे ठीक होगा? आयत को देखकर रोना आ रहा। आरिस भाई ने ऐसा क्यों किया? इन्होंने कितना बड़ा चीट किया आयत को, वो कैसे बर्दाश्त करेगी ये सब कुछ? पिलाकर जीमल बोली और रोने लगी। सलार ने कॉफ़ी का गहरा सांस भरकर साइड पर रखा और इसके नज़दीक हुआ। पहली बार सलार ने इसको अपने सीने से लगाया जबकि जीमल भी बिना एहतजाज के लगी। इसने जीमल की जानिब देखा जो दोनों हाथ मुँह पर रखे रोने में मसरूफ़ थी। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। शुरू दिन से जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो इस दिन से मैंने सोच लिया था तुम्हारे आंसू को खुद चुन लूँगा। इसने गंभीर लहजे में कहा। इसके आंसू साफ किए। जीमल को अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो जल्दी से दूर होना चाहा जबकि सलार की पकड़ इसके शोल्डर्स पर मजबूत थी। वो हिचकिचा गए। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है इस बीच में कोई राज है जिसे वो हम सबसे छुपा कर गया। ऐसा नामुमकिन था
लगता नहीं कि 20-30 दिन वो हनीमून पर अय्याशी मार कर आया वो इस लड़की के साथ जो इसे पसंद नहीं, और जब आया तो इसकी बतीसी इतनी बाहर थी जितनी मैंने कभी नहीं देखी। वो समझाने लगा। जिमल इसकी शक्ल देखने लगी। इससे ज़्यादा कोई गहरी और ख़ास बात पकड़ लेते। वो अफसोस करती इससे दूर हुई, जबकि सलार हंस दिया। आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा, और मेरे भाई को बुरा मत समझना, वो मेरी तरह हैंडसम और रोमांटिक प्लस अक्लमंद नहीं है, मगर फिर भी बहुत अच्छा है। जिमल ने दरवाजे की जानिब बढ़ गई, जबकि सलार बेड पर लेटा इसकी तरफ देखता बोला, आपके भाई ने आयत को जो तकलीफ़ दी है, इसके बाद शायद इस घर में कोई इसे समझ सकता है। इसने संजीदगी से कहा। सलार भी इसे संजीदगी से देखने लगा। और अगर मैं साबित कर दूं, वो अपनी जगह से उठा, चेहरे पर नागवारी छा के। जो हकीकत नहीं है इसे आप साबित नहीं कर सकते सलार। वो इंसान शायद आयत के लायक ही नहीं। इनफ, सलार भड़का। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम मेरे घर वालों में से किसी की बुराई अपने मुंह से निकालो। वो दबे लहजे में गुस्से से बोला। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इन्हीं लोगों में शुमार है जो बुराई को ठाम ठाम कर रखते हैं, जिनकी कोशिश होती है अपनों के ऐबों पर पर्दे डालने की, जबकि वो चाहे कुछ भी करते फिर। लड़की का दिल सलार कांच की तरह नाजुक होता है। वो इतने सितम नहीं सह सकता जितने मर्द सितम औरत को दे देता है। और ये हकीकत से कहा आपने का भाई आयत को डिज़र्व ही नहीं करता था। वो पहली बार भड़की थी, रात से ये बात इसे तकलीफ दे रही थी। तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो। सलार जब्त से कदम इसकी तरफ बढ़ रहा था, बोला, जबकि सीमल पीछे हटी। दोनों के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि दोनों के दरमियान गुफ्तगू इस नतीजे पर पहुंचेगी। तुसी अपने आप लड़ मार के खत्म हो, भावें बाद जिन्हें लड़ाई हुई हो सही हो, तो तुसी लड़ मार के खत्म हुई हो। जीमल इसकी जानिब देखकर वहाँ से नीचे उतर गई, जबकि सलार ने गुस्से से भड़क कर दीवार पर हाथ मारा। इसे उम्मीद नहीं थी जीमल इसे ऐसी किसी भी बात की। वो फ्रेश होकर नीचे आया, जबकि फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। व्हाट द हेल, तुम एक चीज़ कल रात ही मैं तुम्हें कह चुका हूँ, पता नहीं कर सके। वो एकदम किसी पर चिल्लाया। कबीर को इसने हाथ के इशारे से रोका, जो कि ऑफिस जा रहा था शायद। मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट दो। इसने आखिरी बात कहकर फ़ोन बंद किया। नैन एक तरफ खड़ी थी, जबकि नीचे लाउंज में सिर्फ कबीर था, बाकी कोई नहीं था। कबीर, मुझे तुमसे बात करनी है। वो बोला। हाँ बोलो, ऑफिस में मीटिंग है, तुम मुझे जल्दी बता दो। कबीर उजलत में था। यार कैंसिल कर दो, बात ज़रूरी है। बोलो तुम, मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल स्पार्ट लहजा बोला कबीर। मुझे लगता है आरिस के साथ कोई प्रॉब्लम। सलार इससे पहले बात पूरी करता कबीर ने नागवारी से सांस भरा। तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है कोई? इसने हाथ उठाकर इसका रुख नज़रों से जैसे इस आवाज़ की तरफ इसकी तवज्जो दिलाई जो आयत की रूम से आ रही थी, मुसलसल रोने की। सलार ने रब से अपने होंठ भेजे। यही तो तकलीफ़ थी असल, मैं इसी का हल चाहता हूँ। सलार ने बताया, मगर मैं नहीं चाहता। सीधी तरह तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुम्हारा दिल करता है तुम करो। मुझसे किसी भी बात की उम्मीद मत करना। वो आदमी मेरे सामने आए या नहीं, मैं आयत की डिवोर्स करवाऊंगा, ताकि वो एक ही बार सारी तकलीफ़ों से गुजर जाए। ये कुछ महीनों बाद इसको लोग नए सिरे से अजियत ना पहुँचाएं। कबीर कड़क लहजे में कहता। सलार और नैन को हैरान करके, पागल हो गए तुम, क्या बकवास करो? सलार टप कर बोला। मैं फ़ैसला कर चुका और मेरे फ़ैसले के बीच कोई नहीं आएगा। वो जहरखंद लहजे में बोलता सलार को भी जताता वहाँ से चला गया, जबकि सलार हैरानगी से इसकी पुष्ट को घूरता रहा। इसने नैन की तरफ देखा। मैं भी कबीर को यही समझाना चाह रही हूँ, कोई मसला ज़रूर है। नैन ने अपने दिल की बात बताई तो सलार का सर थाम गया। एक तरफ इसकी बीवी, दूसरी तरफ इसका भाई। सलार के चेहरे पर वाज़ेह परेशानी के आसार थे। नैन इसके करीब हुए। मैं आपके साथ हूँ। आयत को इस अजियत से निकालने का ये हल ये नहीं जो कबीर सोच रहे हैं, बल्कि ये है कि आरिस जहाँ भी है वो वापस आ जाए। नैन इसको कहने लगी, जिस पर सलार ने सर हिलाया, मगर मतफक्कर दोनों थे। बाबा कहाँ है? वो पूछने लगा। जी, इन्होंने डोर नहीं खोला। जैन ने कोशिश की थी, बल्कि चाचू वगैरह तो काफ़ी देर से कोशिश करके ऑफिस चले गए। नैन ने तफसीली जवाब दिया और सलार वहाँ से हटकर जल्दी से बाप के कमरे की जाने पड़ा। बचाने का कोई फ़ायदा नहीं था, तभी इसने डिवाइडर से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोला तो कमरे में अंधेरा था। नैन बाहर ही रुकी और सलार अंदर चला गया, जबकि दरवाज़ा भी बंद कर लिया। अंदर कमरे में अंधेरा था। सलार ने लाइट ऑन की तो मुझसे स्टडी टेबल पर बैठे थे, जबकि इनके आगे इन चारों भाइयों की तस्वीर थी जो उन्होंने नारायण का कान के टूर पर खिंचवाई थी। ज़िंदगी में एक बार इन चारों को इस तरह जाने की इजाज़त मिली थी, और ये तस्वीर मुर्तज़ा को बेहद पसंद थी। सलार को बाप की परेशानी का एहसास हुआ तो इसने पीछे से इनको गले से लगा लिया। वो कुछ नहीं बोला था। मुझे सख्त गुस्सा है तुम सब पर, मुर्तज़ा बोले और तस्वीर को टेबल पर पटक दिया। सलार के लब मुस्कुरा दी, यानी यहाँ इतनी सख्ती नहीं थी। हाँ जानता हूँ। सलार ने इस तस्वीर को उठाकर देखा। वो चारों एक दूसरे के शाने पर बाजू रखे खड़े हंस रहे थे। तुम लोग समझते हो कि बहुत बड़े हो चुके हो, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ को भी लगता है कि मुर्तज़ा की ज़रूरत अब किसी को नहीं रही, इसको तो मर जाना चाहिए। मुर्तज़ा ने गुस्से से सलार की तरफ देखा। सलार ने इनकी तरफ देखा। आपको आरिस पर गुस्सा नहीं? सलार ने अलग ही सवाल किया। वो यहीं पर अभी अमेरिका नहीं गया? मुर्तज़ा ने भी अलग जवाब दिया। सलार चौकन्ना हुआ। यही खोज निकालने के लिए तो रात से अपने पियो को भगा रखा था इसने। बाकी सलार ने जल्दी से सेलफोन निकाला। फिर तो आसानी से पकड़ा जाएगा। ओ थैंक्स डैड, वो जल्दी से बोला और एकदम वहाँ से बाहर निकल गया, जबकि मुर्तज़ा इसी के मुंतज़िर थे वो कब इसके पास आएगा, कब वो इसे बताएंगे। वो जानते थे आरिस ने जिन नज़रों से इन्हें देखा था वो किसी मुश्किल में। माँ बाप की निगाह से औलाद की तकलीफ़ छिपती नहीं। भले औलाद माँ बाप को कितनी तकलीफ़ दे दे, मगर ये तय था कि वो सबको सीधा कर देने का इरादा रखते थे। ये घर बांध कर ही वो चला रहे थे। वो इन चारों में से किसी एक को भी अपने तन से जुदा नहीं करना चाहते थे, मगर सदा के हकदार सभी थे। तभी वो गहरी सांस भरकर उठ के और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले गए। सलार ने अफ़ान को कॉल की से सारी बात बताई। ये क्या बकवास है यार, तुम लोगों ने हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं समझी। अफ़ान उल्टा गुस्सा करने लगा। यार फिलहाल आरिस की लोकेशन का पता चल गया, तुम मेरे पास पहुंच सकते हो। कबीर तो मेरा फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं, सलार झंझला कर बोला। वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, जबकि इसका पीए साथ बैठा था।
इसने आरिस की लोकेशन निकाली थी, जो कि बहुत मुश्किल से मिली थी। ये लोकेशन एयरपोर्ट से कुछ दूर थी और वो काफ़ी देरी से इस लोकेशन तक पहुँचना चाहा था, जबकि अफान भी दूसरी तरफ इसके कहने पर ऑफिस से निकला था। सब इसके पास मौजूद थे, मगर इनकी नज़रों में हमदर्दी देखकर इसको अपना आप जैसे बेमोल सा लगा, जैसे इसकी तो कोई औकात ही नहीं। कभी बाप ने पलट कर इसकी सूरत नहीं देखी और हमेशा से इन्हीं लोगों के टुकड़ों पर पली। वजूद को महसूस करने की उम्र आई तो वह लम्हा आस पास नहीं था। कोई बहन भाई, कोई हमदर्द, कोई ऐसा भी नहीं था जिसे अपनी तकलीफ बांटती कि वो क्या महसूस करती है, वो किस करब से गुजरती है। जब वो तन्हा रह जाती, खामोश नज़रों से एक नज़र में सबके झुके सर और तर्स भरी आंखों को गौर से देखा था। आरिस जिसकी ज़िंदगी का वो शख्स है जिसके लिए वो अंधे कुएं में भी छलांग लगा लेती और उफ ना करती। इसका हर जज्बा आरिस के लिए इतना सच्चा और गहरा था कि अगर वो जान जाता तो रश करता, क्या वो इस काबिल था। इसके अंदर से उठती आरिस के लिए मोहब्बत, आंखों से चमकता जुनून क्या कभी से नज़र नहीं आया। शायद वो अपनी रहती ज़िंदगी में गुज़िश्ता रात वो कभी भूल पाती जो इसकी ज़िंदगी में आकर गुजर चुकी थी, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था, जिसके बारे में इससे पूछने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ सब इसके अपने थे। आयत कौन था? कोई था क्या? अगर आवाज़ लगाती किसी अपने के लिए तो वो जानती थी दूर दूर तक भी कोई इसकी अपने आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब इसके आंसू ही बेबसी सहते सहते थक चुके थे, वो चुप हो गई थी। ये बच्चा इसका गुनाह था, और अगर इसकी किस्मत में इसके बाप का लमस नहीं था तो नहीं था। क्या हो गया? तो वो तो नहीं मरी जिंदा बाप होने के बावजूद इस हालत में रहकर। तो इसकी बेटी भी नहीं मरेगी? किस बात की फ़िक्र थी? इस दुनिया में जब वो जी ली तो इसकी बेटी भी जी लेगी। सोफिया, खाने का इंतज़ाम करो, देखो शाम ढल आई है अब। तंजीला ने इसकी तरफ देखकर कहा तो नैन और जिमल को शर्मिंदगी सी महसूस हुई। हम बना लेते हैं, आप लोग आयत के पास बैठे, नैन ने कहा। जल्दी से उठने लगी। जिमल भी सर हिलाकर साथ उठी। सोफिया, तंजीला ने तीनों को गौर से देखा। हर एक अपनी जगह पर नगीना थी। मदीहा की तीनों बहुएं जैसे मोतियों की तरह हुस्न से चमकती हुई माला माल। इन दोनों ने अपनी निगाह फेर ली। मेरे पास क्यों बैठना? मैं बीमार नहीं हूँ, और वैसे भी भूख मुझे भी लगी। आयत अपनी जगह से कहती उठी। सब एकदम हैरान कुन नज़रों से इसको देखने लगे, जो अपने बेदाग शफाफ पाँव में चप्पल पहन रही थी। चप्पल पहन को बिना किसी की जानिब देखे अपने कमरे से बाहर निकल गई। पीछे इन सब ने एक दूसरे को देखा। जिमल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। अगर आयत हिम्मत कर चुकी तो कितना अच्छा था, ना कि वो इस तरह से बेबस नहीं हुई थी। हाँ, अगर इसने कुछ सोच लिया था तो वो बहुत अच्छा सोचा था। मर्द के होने से माशरा क्या सिर्फ औरत को कबूल करेगा? भले वो मर्द खुद इस औरत को तन्हा कर दे, जलील कर दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। औरत को अपनी एक अलग हैसियत भी है, इसकी अपनी शख्सियत भी है, जो बाज़ मर्दों के घटियापन से मस्सक हो जाती है। वो अपनी सोचों में गलता सबसे पहले आयत के पीछे निकली, जबकि नैन ने दुख से आरिस के बारे में सोचा था। न जाने वो किस मुसीबत में इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर गया था, और आगे जाकर इसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता। इसे दुख हुआ था, तभी अफसरदा से खुद भी इनके पीछे आ गई, जबकि सब भी पीछे। सोफिया, तंजीला उतरी, दोनों खामोश थी। आयत किचन में आगे जिमल और नैन की जैसे ज़ुबान पर था कि इससे कहे कि तुम बाहर चली जाओ, फिर हम खाना बना लेते हैं। वो किचन में भी बहुत कम आती थी, और सलार और कबीर की तो लाडली थी, और शायद घर में बाकी लोगों के भी सब इसकी तकलीफ़ को, इसके दर्द को महसूस करते थे। इसे कभी किसी काम के लिए निकाह। नैन और जिमल को भी कोई मसला नहीं था, वो दोनों खुद ही बना लेती, मगर आयत ने बिना किसी का आसरा तक अपने लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। अंदाज़ ऐसा था कि इन दोनों की हिम्मत ही ना पड़ी से कुछ कह सके, और वो दोनों बिना कुछ बोले सबके लिए खाना बनाने लगी, जबकि तंजीला सोफिया भी साथ मदद कर रही थी कि पीछे से अफशीन भी आगे एकदम आयत तक पहुंच के इसने आयत के हाथ से सामान खींचा। ये तुम क्यों करी हो? ये दोनों क्या इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई हैं? ये दोनों बनाएंगी? मेरी बच्ची, तुम बाहर चलो, तुम भला इन कामों को क्यों हाथ लगाओ? अफशीनी से प्यार करती बोली। जिमल को तो आदत थी इस बेइज्जती की, ये शायद इसका दिमाग इन बातों को एक्सेप्ट कर चुका था। अलबत्ता नैन का चेहरा पल में सुर्ख हुआ। जिमल की तरफ इसने गुस्से से देखा, जो बेहिस बनी ये बकवास सुनकर भी अपने काम में मगन थी। नैन ने तिल मिलाकर अफशीन की तरफ देखा। आयत भी अफशीन की तरफ देख रही थी। चच्ची, आप भी तो सुलन इसी काम के लिए आई थी, मुफ्त की रोटियां तोड़ने तो आप भी नहीं आई। नैन ने छुरी शेल्फ पर पटकते हुए बड़े ज़ब्त से अफशीन की तरफ देखा, तो अफशीन इसके मुंह फट होने पर भड़क ही गई। जिमल ने नैन को हैरानगी से देखा। वो कैसे बोल उठी थी? और ना ही जिमल यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने आई है। खैर, जिमल तो इन खुश नसीब लोगों में से जिनके शौहर इन्हें पलकों पर बिठाते हैं। आपको ना जाने क्यों हम इतना चुपते हैं। लगाम डालो अपनी ज़ुबान को, बदलिहाज लड़की। अफशीन फाड़ खाने को दौड़ी। बिल्कुल दुरुस्त कह रही है चच्ची नैन भाभी, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल गया वास्ता बिल वास्ता जिमल भाभी किसी दूसरे पर अटैक करने का, और आपकी मेहरबानी होगी मुझसे हमदर्दियाँ ना करें। ये आयत के अल्फाज थे, शश्तर होना तो सबका बनता था। साथ नज़रों से सब आयत को देख रहे थे, गोया जैसे दुनिया का 8वां अजूबा देख रहे हो। आयत दोबारा से अपने काम में लग गई। अफशीन की आज से पहले इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी जितनी इसने आज महसूस की। मैंने बेइज्जत तो होकर सट रण। गोया इसके पास कुछ अल्फाज नहीं बचे। जिमल अफशीन की जानिब देख रही थी। इसकी नज़रों में कोई तासुर नहीं था। गोया इसकी इस बेइज्जती पर खुश हुई थी, या कुछ और ना ही कुछ ऐसी इसकी आदत थी। अलबत्ता आज भी अफशीन को देखकर दिल का खौफ ख़त्म नहीं हुआ, जबकि अफशीन की इसकी नज़र सरासर मजाक उड़ाती हुई लगी, और अपने अंदर इस आग को समोए वो खामोशी से इस वक्त यहाँ से निकल गई। आयत सैंडविचेस बनाकर बाहर टेबल पर बैठ गया। सलायत को देखकर सब हैरान थे। नैन और जिमल एक दूसरे को देखा, भी बोलने की कुछ हिम्मत नहीं हुई, तो दोनों जल्दी के जल्दी खाना बनाने लगे। मुर्तज़ा साहब कमरे से निकले। तबीयत बहुत जल्दी, तभी ऑफिस जाने का इरादा मुलतवी कर दिया, मगर बाहर निकलते सीधा नजर आयत पर गई, जो टेबल पर बैठी सैंडविच खा रही थी, जबकि सोफिया ने इसके आगे फ्रूट्स भी रखे। थैंक यू, इसने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, यह हैरान कुन था, मगर इतना भी अजीब नहीं था। अगर हालात इस रुख पर जा रहे थे तो ये सब बेहतरीन था। वो चेहरे पर नरम मुस्कान से लिए इसके नज़दीक आकर इसके सर पर हाथ रखा। कैसा है मेरा बच्चा? वो बोले, और चेयर घसीट कर बैठ के। आयत इनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ तायब्बू, आयत ने कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो मध्यम सांस से। मैं भी शेयर कर लूँ? सीरियसली बहुत भूख लगी है, मुर्तज़ा बोले, तो आयत भी अपनी हंसी दबा के।
और इनके सामने रखी प्लेट पर सैंडविच रखा, जबकि नैन और जीमल को सख्त शर्मिंदगी हुई। बाबा मैं खाना लगा देती हूँ, खाना बिल्कुल रेडी है, नैन ने कहा तो मुर्तज़ा ने सर हिलाया। ये हकीकत इनकी तीनों बहुएं खूबसूरत होने के साथ खूबसूरत भी थी। अलबत्ता बेटों के बारे में इनको कोई खास अच्छी राय नहीं थी। बेटियां ने भी तो सब तो बहुत जीमल दा बंदे ना वैर है, चंडा तो दूसरे दोनों ने भी बथेरियां पईयां, लेकिन ਜਿਹੜਾ जीमल ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ चित्र खान ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ डिप्लोमा किया होया। जीमल चुके छिचकती थी, तभी इसने चुपचाप इनके आगे खाना लगाना शुरू कर दिया। परीशा और अमल ने नैन को टेबल पर देखा तो दौड़ती हुई इस तक आई और दोनों ने पीछे से बाहों में भर लिया। आयत एकदम चौंक सी गई, मुस्कुरा दी। मुर्तज़ा भी मुस्कुराया, ऐसा लग रहा था रफ्ता रफ्ता घर पर पड़े अंधेरे साए ख़त्म होते जा रहे। दोनों ने आयत के गाल पर प्यार किया तो वो शर्मा सी की। अब मुझ पर मक्खन लगाना बंद करो, आयत ने नफ़ी में सर हिलाया। थैंक गॉड तुम ठीक हो। हाँ मैं ठीक हूँ, बोली। आंखों में अजीब सा तासुर आ गया। सबने इसकी तरफ देखा। परीशा ने जल्दी से बात बदली। भाभी लगता है आज तो भूखा मार देंगे आप दोनों। परीशा धड़क से चेयर पर गिरी और अब एहसास हुआ था अबू सामने बैठे थे, इसकी हरकतों पर हंस रहे। वो शर्मिंदा हो उठी। रिलैक्स रहो बेटा, आज मेरा वैसे भी अपनी बेटियों के साथ रहने का इरादा। सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ खाना खाने, इन्होंने नैन और जीमल को कहा तो अजीब सी खुशी की लहर सी दौड़ गई सब में। सोफिया तंजीला ने जल्दी जल्दी खाना लगा दिया। शाम तो हो ही चुकी थी, बस मगरिब तक सभी घर के मर्द घर लौट आते। सब टेबल पर बैठ के खुश एक्साइटेड थी और सबने खाना खाना शुरू किया। सोफिया तंजीला भी साथ बैठ गई। मगरिब होने को आई तो खाना तो किसी ने नहीं खाया था, तभी भूख भी बहुत लगी थी, जबकि मदीहा और जैनब भी जैन के रूम में थे। तायब्बू, आयत की आवाज़ पर सबने इसकी तरफ देखा। वो आयत जो बेवकत दो लोगों के देखने से घबरा उठे, वो आज इन सब की नज़रों के सामने जमी बैठी थी। वो घबरा नहीं रही थी, बस अल्फाज तलाश करी थी। न जाने अपने लफ्ज़ कम हैसियत से क्यों लग रहे थे। इसके लफ्ज़ तलाश करना सबको दोबारा से अफसरदा कर गया। कितना खुश रहने लगी थी वो। मुर्तज़ा ने खाना छोड़ कर इसकी जानिब देखा। बोलो, इन्होंने कहा। आयत ने अपने आंसुओं को हलक में बेदर्दी से उतार लिया। वो एक भी आंसू ज़ाया नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि मैं ऑफिस में जॉब करूँ, इसने आयत की से अल्फाज अदा किया। वो जानती थी मुर्तज़ा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। सबकी नज़रें अगली नज़रें मुर्तज़ा पर थी। अच्छा फैसला मेरी जान, तुम जो चाहो करो, मगर इसको जॉब का नाम मत देना, वो तुम्हारा अपना ऑफिस है। कल से तुम मेरे साथ चलोगे, ओके? ये कबीर की आवाज़ थी। सबने कबीर की जानिब देखा। आयत ने मुर्तज़ा और फिर कबीर को देखा। मुर्तज़ा कुछ नहीं बोले, चेहरे पर ज़रा नागवारी का तासुर था। कबीर ने इसके सर पर प्यार किया। आयत की आंखों में फिर से पानी भरने लगा। नहीं, वो रोना नहीं चाहती थी। कबीर ने इसकी दोनों आंखें साफ की और नैन ने जल्दी से इसके लिए चेयर छोड़ दी। कबीर इस चेयर पर बैठ के इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर इसने इसकी आंखों से निकलते खामोश आंसू को अपने अंगूठे से साफ़ किया, मगर आंसू थे कि बेताबी से बंद तोड़ते चले गए। जो हुआ इसे एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ। ज़िंदगी हमेशा एक डगर पर नहीं चलती और तुम इस फजूलियात के लिए पैदा नहीं हुई। मेरे नज़दीक तुम्हारे हर फैसले की अहमियत है। मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो, और अगर ऑफिस ज्वाइन करने से तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम्हारी खुशी के लिए मुर्तज़ा हाउस के असूल भी तोड़ दिए जाएंगे। और मेरे नज़दीक ये अच्छा ऑप्शन है। तुम्हारी डिग्री किसी गधे पर ज़ाया होने के लिए नहीं है। मज़ीद मत रोना, ना तुम अकेली थी पहले ना हो। जब तक कबीर जिंदा तुम्हारे सामने खड़ा, अगर तुम्हें यकीन हो तो। वो मामूली सा शिकवा भी करके आए थे। इसके दोनों हाथ थाम कर फूट फूट कर रो दी। वहाँ खड़े सब लोगों की आंखों में लातेदार आंसू भर आए। वो कुछ नहीं बोली, बस अब बेबस सा एक लफ्ज़ निकला था, मेरे साथ ऐसा क्यों भैया? कबीर ने इसको सीने में जकड़ लिया, गोया अपने मजबूत बाजुओं का एहसास दिला। रिलैक्स आयत, भूल जाओ सब। वो इसे बच्चों की तरह संभाल रहा था। नैन इस पर और किस किस तरह फिदा होती। अपने आंसू साफ करके इसका दिल इसकी मोहब्बत से लबरेज होने लगा। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी किस राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। कमेंट सेशन की तरफ चलते दैन वीडियो एंड करेंगे। मलिक सबा, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो आपकी 10,000 के लिए। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी अदा करें, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया सबा। सीएच जेड, बहुत अच्छा नावल है, थैंक यू सीएच जेड। एमिर, अच्छा नावल है, आपके कमेंट्स बिल्कुल सही थे, थैंक यू वेरी मच एमिर। एमिर, अच्छा नावल है, थैंक यू एमिर। हुदा शफीक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू हुदा। फ़िज़ा इस्लाम, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर रीज, थैंक यू फ़िज़ा। मलिक सबा, बहुत इंटरेस्टिंग नावल लग रहा है, बहुत बहुत मुबारक हो आपकी 10,000 सब्सक्राइबर्स की, थैंक यू वेरी मच डियर सबा। आप वो दूसरी बंदी है जिन्होंने मुझे विश किया, पहले मुझे रीज ने विश किया था। एमिर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू एमिर। BTS Bloom, thanks for the surprise and also congratulations for completion of 10K. Thank you very much BTS Bloom. जुल्फिशा, बहुत मस्त, अच्छा लगा सुनकर, थैंक यू जुल्फिशा। दुरे नायाब, अमेजिंग एंड डिफरेंट, थैंक यू दुरे नायाब। रबिया खान, प्लीज़ आरिज़ और आयत की निकाह स्टोरी बताएं। आरिज़ और आयत की यही निकाह स्टोरी है कि उनका फोर्सफुली निकाह हो गया था, और तो जितना है उतना ही है, बाकी और कोई बैक स्टोरी नहीं है इसमें। उनका मज़ीद आगे नेक्स्ट सीन है, पिछला कोई सीन नहीं है मेरा ख्याल। लाविश सैलॉन, बहुत 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 अच्छी एपी थी, थैंक यू वेरी मच लाविश सैलॉन। अब आप कम आ रही हैं, किधर है? निम्रा खालिद, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर सिस्टर, थैंक यू निम्रा। जॉन अब्बास, अमेजिंग एपिसोड है, आई लव यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच जॉन अब्बास। इरम शब्बीर, वालेकुम अस्सलाम, मिस रीच आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ाइन, आप कैसी हैं? प्लीज़ रीड मिशन मोहब्बत, इट्स अबाउट सीक्रेट एजेंट एट्सेट्रा, आई विल वेट, थैंक यू। वेलकम इरम शब्बीर, लेकिन राइटर कौन सी हैं? परमिशन मिल गई तो सुनाएंगे। साइम वहीद, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस 10K सब्सक्राइबर्स के लिए, थैंक यू वेरी मच डियर साइम वहीद। लाविश सैलॉन, बहुत 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 अच्छी एपी थी, थैंक यू वेरी मच लाविश सैलॉन।
एमन शहबाज बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू एमन। डॉल बहुत ज़बरदस्त, जस्ट अमेजिंग, मज़ा आएगा, थैंक यू डॉल। इंस्पायरिंग जर्नी, थैंक्स, वेलकम डियर। एमन नूर, आपकी आवाज़ में आमसा नावल भी सुनने में बहुत मज़ा आता है, बिग फ़ैन ऑफ़ योर रीडिंग स्टाइल, बस लानती ना बोला करें, थैंक यू वेरी मच। क्यों? शाजिया तोकीर, आई लाइक योर वर्क, थैंक यू शाजिया। अब्दुल मनान, आई हैव बीन वेटिंग, बस आपका इंतज़ार नहीं करना पड़ा। अली बेग, लवली नावल, थैंक यू। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ़ यू। टाइम फिनिश हो गया, अल्लाह हाफिज़, जल्द मिलेंगे।